हम लोग हिंदी को कैसा मान रहे हैं कि हिंदी की उपयोगिता क्या है। तो ये जो स्कूल के मास्टर होते हैं, जिन्हें मैं मास्टर शब्द कहूँगा, वो टीचर कहने लायक नहीं होते। उन लोगों ने इसे बताना शुरू कर। ये पता नहीं क्या कल्चर है कि स्कूलों में या इंस्टीट्यूशंस में या इवन बहुत सारे संस्थानों में भी अगर आप हिंदी में बात कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि यार आप लोगों को कुछ आता ही नहीं है। कि जो बच्चे एक से अधिक भाषा में दक्ष होते हैं, प्रवीण होते हैं, वो बच्चे अन्य बच्चों की तुलना में 67% अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो हम अपने बच्चे को बुद्धिमान बनाना चाहते हैं या मशीन बनाना चाहते हैं? भाषा जो होनी चाहिए वो हमारी मातृभाषा होनी चाहिए। हमारे यहाँ कृष्ण की लीलाएं नहीं, तो लीलाओं में भी संदेश था। महाभारत जैसा ग्रंथ हमारे यहाँ पे, गीता जैसा ज्ञान हमारे ही भारत में। इस सांस्कृतिक वैभव को खत्म करने के लिए पहले अंग्रेजों ने नालंदा को चलाया। हमारे प्रधानमंत्री जब भी बाहर विदेश में जाते हैं वो हिंदी में ही संबोधित करते हैं। मजाक नहीं है, नरेंद्र मोदी जी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं। कि बच्चे हमसे इंग्लिश में बात करने के लिए बोलते हैं कि पापा टॉक इन इंग्लिश। अरे वाई शुड आई टॉक इन इंग्लिश? मेरी मातृभाषा हिंदी है तो मैं हिंदी में बात करूंगा। जिस दौर में आपका बच्चा भी यदि आपकी बात मान ले तो अपने आप पर घमंड कर लेना, एक बार खुद की पीठ थपथपा लेना कि मेरे बेटे ने मेरी बात मान ली। उस दौर में 30 लाख लोगों ने मेरी बात मान ली। अरे आप तो हिंदी वाले हैं, आप कोट क्यों पहन लेंगे? आपको तो झूला लेना चाहिए, हाँ, कुर्ता होना चाहिए। हिंदी मतलब आज गालियों के मतलब। तो भैया हिंदी के अंदर जो अच्छी चीज़ है वो तो कभी आपने दिखाई नहीं। क्या केवल गालियाँ ही हैं? अगर आपको कहीं गंदा कंटेंट दिखता है, अश्लील कंटेंट दिखता है, भद्दा कंटेंट दिखता है, भोंदू कंटेंट दिखता है, या इंदौर के बारे में कुछ गलत बोला जा रहा है, तो उसे आपको ब्लॉक करना होगा। नहीं, हो उल्टा रहा है, उस पर तो मिलियन व्यूज आ रहे हैं, वही तो मिलियन व्यूज को ब्लॉक करना होगा, फॉरवर्ड्स आ रहे हैं। उस अंग्रेजियत से नफरत है, नफरत नहीं है, उस अंग्रेजियत का विरोध है, खुलकर विरोध है कि मेरी संस्कृति की हत्या करने वाली कोई भी अन्य कार्यकलाप, संस्कृति, भाषा मुझे स्वीकार नहीं है। जब हमारी जनरेशन जाएंगी तो क्या पूरी तरह इंग्लिश हावी हो जाएगी? तो जब तक अर्पण जैन के शरीर में रक्त का एक कण भी शेष है तब तक तो हिंदी के लिए लड़ता रहे। हिंदी को आप प्रचारित कर ही रहे हैं, हम इंदौर को कर रहे हैं। इंदौर टॉक के साथ हम मिलकर आप डिजिटल दुनिया के इंदौर के बादशाह हैं। आज का तो पॉडकास्ट है उसकी उत्पत्ति, या मैं बोलूँगा उसका जो थॉट मन में आया वो दो घटनाओं से आया। एक घटना तो वो स्वयं मेरे साथ घटित हुई, और जो दूसरी घटना है वो हमारे एक पत्रकार मित्र हैं, उन्होंने मुझे बताई। तो मन तब से ही विचलित है दोनों ही घटनाओं पर, क्योंकि एक घटना जो है वो भाषा से जुड़ी हुई है और एक जो दूसरी घटना है वो इंदौर से जुड़ी हुई है, और दोनों को ही हम बहुत प्यार करते हैं, चाहे हमारी हिंदी मातृभाषा क्यों ना हो और चाहे हमारा शहर इंदौर क्यों ना हो, दोनों हमारे दिल के बहुत करीब हैं। तो क्या है वो दोनों घटनाएं जिन्होंने पिछले 2 हफ्तों से मन को विचलित कर रखा है, वो हम आज के इस पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे, और क्या वो पॉसिबल उसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं उन पे भी बात करेंगे। तो इन दोनों घटनाओं को बेसिकली हम एक व्यक्ति से एड्रेस करेंगे, क्योंकि वो डॉक्टरेट की उपाधि से भी नवाजे जा चुके हैं पत्रकारिता में, और दूसरे वो एक बेहतरीन हिंदी योद्धा हैं जो हिंदी के लिए लड़ रहे हैं। और कौन है वो, चलिए आइए मिलते हैं। अर्पण भैया, स्वागत है आपका इंदौर टॉक के इस पॉडकास्ट स्टूडियो में। अब पॉडकास्ट को तो हिंदी में मैं क्या बोलूँगा वो मुझे अभी पता नहीं है, आवश्यकता भी नहीं है इतनी क्लिष्टता के, लेकिन हिंदी सरली ढूंढा जाएगा फिर भी उसके बारे में, सरल रूप में जाए, आम जनमानस के बीच में जाए। जो शब्द अंग्रेजी के हैं वो हमने अंग्रेजीदा शब्दों को भी अपने अंदर स्वीकार कर लें। जब अंग्रेजी की डिक्शनरी, उनके पास फॉरेस्ट एक अच्छा शब्द होने के बाद भी जंगल को अपने अंदर शामिल कर लेती है, तो हम इतने कठोर क्यों हो जाते हैं, हम इतने अड़ियल क्यों हो जाते हैं? हमारी भाषा बहुत वृहद है, वैसे भी 7.5 लाख से अधिक शब्द हैं हिंदी के अंदर। तो मैं यहाँ अभी आपको थोड़ा सा विराम देना चाहूँगा। और मैं बता दूँ कि अर्पण भैया पेशे से पत्रकार हैं, लेकिन उससे एक बड़ा जो वो काम कर रहे हैं वो है हिंदी भाषा के लिए। हिंदी हमारी मातृभाषा है, देश की भाषा है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी स्कूल्स में, कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशंस में हम अवॉइड करते हैं इस लैंग्वेज को बोलना। क्योंकि मैंने ये इंग्लिश में इसलिए बोला क्योंकि ऐसा ही बोला जाता है उन संस्थानों में कि आपको हिंदी में बातें नहीं करना है। तो अरुण भैया मातृभाषा उन्नयन संस्थान के संस्थापक भी हैं,
वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, और वो जो 2 घटनाओं का मैं जिक्र आपसे कर रहा था, एक घटना उन्होंने बताई और एक घटना मेरे साथ घटित हुई। तो आज के इस पॉडकास्ट को हम 2 सेगमेंट में बांटेंगे। पहला वाला होगा जो घटना मेरे साथ घटित हुई, उसके ऊपर हम बात करेंगे। सेकंड वाला जो पॉडकास्ट का सेशन रहेगा वो रहेगा जो अर्पण भैया ने मुझे घटना बताई, और वो इंदौर से रिलेटेड घटना है। तो पहली घटना के बारे में तो मैं अर्पण भैया आपको बताऊं, जो जैसा मैंने बताया भी था कि 2 हफ्ते पहले लगभग मैं अपने बेटे के स्कूल गया था पेरेंट टीचर्स मीटिंग्स के लिए। अब वहाँ एक विषय सामने आया, और मैं भी कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको मैं हिंदी में करूँ, इस पॉडकास्ट को इंग्लिश का भी यूज़ ना करूँ, लेकिन होगा वो कहीं, क्योंकि अब भाषा बन चुकी है वो। तो वो जो घटना थी कि मैं 2 हफ्ते पहले लगभग अपने बेटे की पेरेंट्स टीचर मीटिंग में गया था। एक जो चीज़ सामने आई कि वो यूँ तो पढ़ने में अच्छा है, सभी विषयों को वो अच्छे से पढ़ लेता है, लेकिन हिंदी में उसके लगातार मार्क्स कम आ रहे हैं। तो क्लास टीचर का कहना था कि इसके मार्क्स हिंदी में कम आ रहे हैं और ये हिंदी पढ़ना ही नहीं चाहता। अब मुझे उस वक्त बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था मैं अपने बेटों को क्या बोलूं या उनसे क्या प्रश्न करूं जो उनकी क्लास टीचर हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से हिंदी को हम लोगों ने ही अंडर रेटेड कर दिया। मतलब हम लोग हिंदी को कैसा मान रहे हैं कि हिंदी की उपयोगिता क्या है, और कई बार मुझे भी सोचने में आता है कि अब पढ़ाई में हिंदी की उपयोगिता है क्या। क्यों बच्चा कतरा रहा है हिंदी पढ़ने से, क्यों बच्चा हिंदी पढ़ना नहीं चाहता, या क्यों बच्चा हिंदी में कमज़ोर होता जा रहा है। अंडररेटेड करने की बात ये आपने कही कि हमने कर दिया, हमने नहीं करा, ये विद्यालयों ने और बाजार को ढाल बनाकर ये जो स्कूल के मास्टर होते हैं, जिन्हें मैं मास्टर शब्द कहूँगा, वो टीचर कहने लायक नहीं होते, उन लोगों ने इसे बताना शुरू कर दिया। होता क्या है, हिंदी एक संवाद की भाषा है, जबकि हिंदुस्तान के अंदर 60% से अधिक लोग जो हैं वो हिंदी बोलते सुनते समझते हैं, और लगभग 90% लोग हिंदी आप बोलोगे तो समझ जाएंगे, भले वो बोल ना पा रहे हों, पर फिर भी वो हिंदी जानते हैं। पर विद्यालयों में क्या कर दिया गया, स्कूलों में ये कर दिया गया है कि नहीं, हिंदी आपने अगर बोला तो उस पर फाइन हो जाएगा, फाइन हो जाता है। बच्चों के ऊपर फाइन लगाने की एक आदत डाल दी ताकि हम अंग्रेजी दा माहौल बना दें, और आज भी हम अंग्रेजी की गुलामी से बाहर नहीं आ पाए। और शायद ये जो फाइन वाला जो शब्द है ना, ये एक नेगेटिव शब्द है। हाँ। और इसीलिए बच्चा हिंदी से दूर होता जा रहा है। मैं एक घटना का आपको और जिक्र करूंगा आशीष भैया कि जब ये आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो मेरे एक आईपीएस मित्र ने के घर में जब गया था तो उनकी बेटी ने एक बड़ा असहज करने वाला वाक्य बोला था। मैं गया और भाभी जी के सामने, मम्मा आई एम नॉट कंफर्टेबल विद ग्रैंडमा बिकॉज शी इज स्पीकिंग हिंदी एंड वेयरिंग साड़ी, सो वी आर लुकिंग सो पुअर। अंततः वो आईपीएस मित्र ने अपनी माताजी को वृद्धाश्रम भेज दिया और 6 महीने बाद मुझे शोक पत्रिका भेजी। दुर्भाग्य से ये आंदोलन की उपज इस घटना से हुई थी। आज जो हो रहा है विद्यालयों में, शिक्षक शिक्षिकाएं, जब बच्चा अगर विद्यालय के अंदर हिंदी में बात करता है तो उसे डांटते हैं, उस पर फाइन कर देते हैं, पेरेंट्स को बुलाते हैं, पेरेंट टीचर्स मीटिंग में बोलते हैं कि आप अपने बच्चों को घर में भी अंग्रेजी में बात करें, जबकि वो इस बात को थोप रहे हैं। वो ये नहीं जानते कि हिंदुस्तान में अगर काम करना है तो एक आंकड़ा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कि लगभग 98% बच्चे जो छात्र हिंदुस्तान के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं वो हिंदुस्तान के अंदर ही काम करते हैं। केवल 2% छात्र ही हैं जो हिंदुस्तान के बाहर विदेशों में जाकर काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात। पर सहज रूप से वो 98% बच्चे जो हिंदुस्तान में ही काम करते हैं। एक घटना और मैं आपको बताता हूँ, वो मेरे ही परिवार का एक उदाहरण है। मेरे परिवार के मतलब एक बहुत अच्छे पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट लड़का, निरमा से उसने MBA किया, थ्रू आउट इंग्लिश में बात करने की आदतों में शामिल हो गया, ZM बन के बड़े अच्छे पैकेज पर मध्य प्रदेश आ गया, और कहूँगा कि सौभाग्य या दुर्भाग्य दोनों इसमें शामिल है, उसे मालवा निमाड़ क्षेत्र भी मिल गया। अब चूंकि वो कॉन्वेंट से पढ़ा हुआ, अंग्रेजी दा माहौल में पला बड़ा, इंजीनियरिंग करके MBA भी करा, बड़े इंस्टीट्यूशन से MBA किया, अच्छे पैकेज पे उसे कंपनी ने आया कर, वो एक प्रसिद्ध टायर कंपनी के ZM बन के आया। जब वो गांव में अपने डीलरों के पास जाता था, बात करता था, तो वो बड़ा असहज होने लगा कि बोले यार मेरी अंग्रेजी किसी काम नहीं आ रही, उनसे तो हिंदी में ही बात करना है। यही हिंदुस्तान है। इस घटना का मैंने इसलिए जिक्र करा कि हिंदुस्तान के अंदर आपको यदि साबुन भी बेचना है, तेल भी बेचना है, या टायर भी बेचना है, या हवाई जहाज भी बेचना है,
तो आपको मातृभाषा में बात करनी पड़ेगी, मदर टंग जिसे कहा जाता है, जो स्थानीय बोलियां हैं उनमें बात करनी पड़ेगी, तभी आप व्यापार कर पाएंगे। और आप समझिए ना, ये विद्यालयों को क्यों समझ में नहीं आता कि अगर अंग्रेजी इतनी महत्वपूर्ण होती, इतनी प्रसिद्ध होती और इतनी आवश्यक भी होती, तो भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव अंग्रेजी में क्यों नहीं होता? वो चुनाव प्रचार अपना अंग्रेजी में क्यों नहीं करते, वो हिंदी में ही करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमें बात संप्रेषित करनी है, हमें बात पहुंचानी है, स्टाइल नहीं मारना है। अंग्रेजी को स्टाइल मारने का विषय बना दिया और वो अभी मतलब थोपने की दृष्टि में काम करी जा रही है। और ये विद्यालयों को समझना चाहिए कि हमें बच्चा क्या तैयार करना है, हमें एक मशीन रोबोट नहीं बनाना है, हमें एआई से मेडेड बच्चा, एआई से तैयार जनरेट किया हुआ बच्चा नहीं चाहिए, हमें उसमें इमोशनल क्वेटेंट भी चाहिए, भावनात्मक रूप से संवेदनशील बच्चा चाहिए। तो उसे भाषाओं से दुर्व्यवहार करना ना सिखाएं, भाषाओं से प्यार करना सिखाएं। कोई भी भाषा अपने अभिव्यक्ति का माध्यम हो सकती है और बड़ा सहज व्यक्ति, कोई भी बच्चा अपनी कोई भी छात्रा जो भी है वो सहज रूप से जिस भाषा में अभिव्यक्त कर सकता है उसे उस भाषा में रहना चाहिए। अंग्रेजी का विरोध नहीं है, अंग्रेजी सिखानी चाहिए, पर उसे एक भाषा की तरह सिखाएं। बिल्कुल आपने सही कहा कि आज भी जो माध्यम है, आप देखेंगे अधिकतर विज्ञापन सब हिंदी में बनते हैं। हाँ। क्यों इंग्लिश में नहीं बनते? अगर इंग्लिश का इतना ही बोलेंगे बोलबाला है या इंग्लिश में ही चीज़ें होंगी तभी वो चीज़ें अच्छी होंगी, तो आप देख लीजिए सारे विज्ञापन हिंदी में बनते हैं। और आपने बात करी हमारे प्रधानमंत्री की, जो हमारे प्रधानमंत्री जब भी बाहर विदेश में जाते हैं वो हिंदी में ही संबोधित करते हैं, वो अपनी सारी स्पीच हिंदी में ही देते हैं। लेकिन ये पता नहीं क्या कल्चर है कि स्कूलों में या इंस्टीट्यूशंस में या इवन बहुत सारे संस्थानों में भी अगर आप हिंदी में बात कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि यार आप लोगों को कुछ आता ही नहीं है, आप मतलब एक हीन भावना से देखा जाता है। और जब इस मुद्दे की जो शुरुआत हुई, इसीलिए हम आज ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो घर पर जाकर मैंने अपने बेटे से पूछा कि आप सब विषयों में तो अच्छे हो, सब में अच्छे नंबर हैं आपके, लेकिन आपको हिंदी क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि वो घर पे भी हिंदी नहीं पढ़ता है। मतलब मेरी वाइफ कई बार उसे हिंदी पढ़ाना चाहती है तो वो रो देता है, मुझे हिंदी नहीं पढ़ना। तो मुझे मतलब शौक में था मैं कि हिंदी से क्यों नहीं पढ़ना। तो जब उससे बात की तो उसने बताया कि पापा हिंदी इज़ अ बोरिंग लैंग्वेज। एग्जैक्टली। तो मैंने पूछा उसमें बोरिंग क्या है? इट इज़ अ लैंग्वेज और वो पढ़ना है। तो बोले हिंदी हमारी क्लास में अगर हम हिंदी में बोलते हैं तो हमको फिर डांट भी पड़ती है, हमें इंग्लिश में ही बात करना पड़ती है। और स्वाभाविक है, मैं जितने भी हम लोग आज फंक्शंस भी देखते हैं, चाहे वो स्कूल्स के हैं, वो चाहे जितने भी संस्थानों के हैं, वो प्रमुखता से इंग्लिश में ही सब कुछ होता है। तो हम लोग ही हैं जो हिंदी को इतना कमज़ोर करते जा रहे हैं और बच्चों को डिमोटिवेट कर रहे हैं कि वो। और फिर जब मैंने देखा तो ये कई बच्चों की प्रॉब्लम है, कई माता पिताओं से मेरी बात हुई तो लगभग सभी की यही प्रॉब्लम है कि वो हिंदी नहीं पढ़ना चाह रहे। आज मुझे तो आने वाले टाइम में ऐसा लगता है कि अन्य भाषाओं के या अन्य विषयों के हम लोग ट्यूशन्स करा रहे हैं। हाँ, तो कहीं ऐसा भी परिदृश्य ना देखना पड़े कि हम लोग हिंदी की ट्यूशन दिलाएं बच्चों को। ऐसा हो क्या रहा है कि हमने एक रोल मॉडल सेट करने की आदत डाली हमारी परंपराओं में भी। जैसे बच्चे के सामने एक रोल मॉडल बना, देखो वो अंकल देख रहे हो आप, वो अंकल ना आईएएस हैं, कलेक्टर हैं, वो अंग्रेजी में बात करते हैं। यही शिक्षक भी करते हैं, वो ऐसे रोल मॉडल खड़े करते हैं। वो ये कभी नहीं बताते कि ये भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं जो यूएन में जाकर 40 मिनट तक हिंदी में बात कर रहे हैं। ये भारत के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो आज भी हिंदी में बात करते हैं, अपनी दस्तखत अपने हस्ताक्षर तक हिंदी में करते हैं। हिंदी में ये स्वामी विवेकानंद हैं, ये हमारे रोल मॉडल हैं। ये हमने रोल मॉडल बदलने की जो परंपराएं डाली ना, हमने ऐसे रोल मॉडल, ऐसे मानक उनके सामने गढ़ना शुरू कर दिए जिसके कारण उन्हें अंग्रेजीदा होना पड़ रहा है मजबूरी में। जबकि हम ये नहीं बताते कि यदि आप किसी शहर के, किसी जिले के कलेक्टर भी बन जाओगे तो उस जिले की भाषा में आपको बात करनी पड़ेगी। अब आदमी कोई दक्षिण भारत से या तमिलनाडु से पढ़कर आया है या हैदराबाद से पढ़कर आया या आईएएस बन गया और झाबुआ का कलेक्टर बन गया, झाबुआ में वो अगर अंग्रेजी में बात करेगा, तमिल, तेलुगु, मलयाली में बात करेगा तो समझ में ही नहीं आएगी, उसे बात करनी पड़ेगी क्योंकि देश की संपर्क भाषा हिंदी है। आज हम हिंदी को उस तरह प्रचारित नहीं कर रहे। हिंदी, सबसे बड़ी समस्या हिंदी के साथ क्या आ रही है, उसके प्रचार की जो सीमाएं वो तय कर दी गई है। प्रचार जितना कम हो रहा है, डिजिटल मीडिया की बात करें, डिजिटल मीडिया में भी हिंदी का माहौल को कम किया जा रहा है। उसके पीछे का कारण ही यही है, जो विदेशी ताकतें हैं वो आज भी भारत को गुलाम बनाए रखना चाहते हैं। ये लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति का असर है, इसे मैं ऐसे मानता हूँ। दूसरा, हमें भी मतलब माता पिताओं को ये बहुत गंभीरता के साथ इस बात पर, विषय पर विचार करना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वैश्विक लोक भाषा सर्वेक्षण विभाग की रिपोर्ट है कि जो बच्चे एक से अधिक भाषा में दक्ष होते हैं, प्रवीण होते हैं,
मतलब ज़्यादा सहज होते हैं, कंफर्ट होते हैं जिस एक से अधिक भाषा में, वो बच्चे अन्य बच्चों की तुलना में 67% अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो हम अपने बच्चे को बुद्धिमान बनाना चाहते हैं या मशीन बनाना चाहते हैं? हमें खुद उसके सामने रोल मॉडल रखना पड़ेंगे कि बेटा हिंदी बोलने से तुम्हारा लाभ क्या है। आज अगर तुम कलेक्टर बनोगे तो तुम्हें हिंदी में बात करनी पड़ेगी। अगर तुम मान लीजिए कोई बहुत बड़े उद्योगपति बन गए तो अपना माल बेचने के लिए, अपना सामान बेचने के लिए जिस बाजार में जाओगे वो बाजार की भाषा हिंदी है, क्योंकि भारत की संपर्क भाषा या कहूँ जनभाषा भी कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हिंदी ही है। हिंदी हेय का विषय नहीं है, हिंदी घृणा का विषय नहीं है, हिंदी कहीं कमतर निम्नतर नहीं है। एक महोदय, अमिताभ बच्चन जैसा व्यक्ति आज जब कौन बनेगा करोड़पति में आता है तो वो अभिवादन करते हैं तो महोदय बोलते हैं, आदरणीय बोलते हैं। इन शब्दों को हम क्यों प्रचारित नहीं करते? प्रचार की कमी है। और विद्यालयों में अंग्रेजी जो थोपी जा रही है, इसके कारण बच्चों पे ना मानसिक दबाव बनता है। उनको इस तरह ये सिखाया जाता है कि तुम एक अंग्रेजी की पपेट बन जाओ, कठपुतली बन जाओ, सिर्फ अंग्रेजी बोलते रहो, जबकि वो बच्चा अंग्रेजी में अपनी भावाभिव्यक्ति करने में असहज है, क्योंकि उसके घर की भाषा, उसकी माँ की भाषा, उसकी दादी की भाषा, उसके दादा की भाषा हिंदी है, या अन्य क्षेत्रीय भाषा हो सकती है, वो चाहे मराठी भी हो सकती है, होना भी चाहिए। भारतीय भाषाओं का प्रभुत्व है अपना। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि भाषा जो होनी चाहिए वो हमारी मातृभाषा होनी चाहिए। वो भाषा कोई भी हो सकती है, हिंदी हो सकती है, मराठी हो सकती है, गुजराती हो सकती है, बांग्ला हो सकती है। आप देखेंगे कि जितने भी बड़े देश हैं, चाइना की बात करें तो चाइनीज़ बोली जाती है, जापान की बात करें तो जापानीज़ बोली जाती है, यूएस की बात करें तो इंग्लिश बोली जाती है। तो एक हमारा ही ऐसा देश है जहाँ हमें फोर्स किया जा रहा है कि जो भी करना है इंग्लिश में करना है। आपको जान के आश्चर्य होगा आशीष भैया कि जिस अंग्रेजी को हिंदुस्तान के अंदर बहुत थोपा जाता है बच्चों पे, वो विश्व की 5वें नंबर की भाषा है। अच्छा। पहले नंबर पे कभी मैंडरीन हुआ करती थी, और अब आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि विश्व में सबसे बड़ी भाषा अगर 140 करोड़ लोगों की बोली वो हिंदी हो गई है। मैंडरीन चाइना की भाषा होने के बाद वो दूसरे नंबर पे आ गई, जिसे हम मंदारिन बोलते हैं। अच्छा। फ्रेंच उससे ज़्यादा प्रसिद्ध है। अंग्रेजी से ज़्यादा प्रसिद्ध जो भाषा है विश्व में बोली जाती है वो फ्रेंच है। फिर भी अच्छा, हमारे यहाँ गुलामी अंग्रेजों की है। एक उदाहरण से समझ में आ रहा है कि जब कोई विदेश जाता है यहाँ से, हिंदुस्तान से कोई भी बच्चा, हाँ, या कोई भी नौकरी के लिए भी जाता है, तो वो वहाँ की भाषा सीखने के लिए सीखना मजबूरी है, वो सीख के जाता है। तब फिर इंग्लिश कहाँ चलाई जाती है? इंग्लिश विश्व में केवल 7% लोग बोलते हैं। ये कितना बड़ा प्रोपोगंडा हमारे सामने खड़ा किया हुआ है, क्योंकि हम 200 वर्षों तक अंग्रेजों की जो गुलामी है ना, आज भी हमारी रगों में दौड़ने लग रही है। आप सोचिए कितना बड़ा प्रोपोगंडा कि विश्व की सबसे बड़ी भाषा है। विश्व भाषा बनने की दिशा में हिंदी खड़ी हुई है। विश्व के 50 से ज़्यादा विश्वविद्यालय हिंदी पढ़ा रहे हैं। अमेरिका को अगर भारत से व्यापार करना है तो अमेरिका में लैंग्वेज इंस्टीट्यूट है, लिंग्वा फ्रैंका इंस्टीट्यूट है। उस लिंग्वा फ्रैंका इंस्टीट्यूट में हिंदी सिखाई जा रही है। अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जर्मन में गए, वो जर्मन भाषा लैंग्वेज इंटरचेंज प्रोग्राम लेके आए, तो हिंदी वो हम सिखाएंगे और वो जर्मन सिखाएंगे हमें, क्योंकि हमें व्यापार एक दूसरे के साथ करना है। भारत विश्व का सबसे बड़ा कहूँगा मैं, अब तो चाइना से बड़ा होते जा रहा है, फिर भी विश्व का सबसे बड़ा बाजार है साहब। पहले दूसरे नंबर का बाजार हुआ करता था। और किसी भाषा को अगर प्रसिद्ध करना है, किसी भाषा को अपनाना है, तो उसका बाजार तय करता है कितना बड़ा बाजार है। फ्रेंच का बाजार, अंग्रेजी का बाजार आप कुल मिला लो, और उसके बावजूद हिंदी का बाजार देख लीजिए, क्योंकि 140 करोड़ लोगों की का बाजार तो हिंदुस्तान अकेला है। नहीं, आपने एक बहुत ठीक बात कही है। और ये जो हीन भावना वाली जो बात है, जैसे अभी हम ऊपर बैठे थे तो हमारे सामने एक उदाहरण खुद ही आ गया कि जो महोदय पत्रकार हैं, पत्रकारिता, और उसमें क्योंकि हिंदी में ही पढ़ा होगा उन्होंने, बिल्कुल सही है। लेकिन अब वो जब इंटरव्यू के लिए आए तो स्टार्ट किया उन्होंने इंग्लिश में, वो उसमें बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थे। और फिर मुझे ही हिंदी में बोलना पड़ा। और ऐसा कई बार होता है, जैसे ऑन कॉल भी बहुत सारी हम लोग, चूंकि अब कॉर्पोरेट उसमें काम करते हैं तो बहुत सारी कॉल्स आते हैं, तो जहाँ पर फोर्सफुली कई बार इंग्लिश बोलनी पड़ती है। तो भैया क्या होता है ना, ये वही बात है कि मानसिक दबाव इतना बढ़ा दिया गया है। वो बच्चा जब बड़ा हो के नौकरी के लिए अपना जो विवरण है, व्रतपत्र है, या जैसे रेज्यूमे करिकुलम कहा जाता है, वो लेकर जाता है, तो उस पर ये बोझ बना दिया जाता है कि अगर तुमने अंग्रेजी नहीं बोली। अच्छा, रेज्यूमे भी इंग्लिश में होता है? हाँ, अंग्रेजी में पूरा बनाएंगे। अगर अंग्रेजी में नहीं डाला, इंग्लिश में नहीं डाला, तो तुम बोलते ना कमज़ोर हो जाओगे, पढ़े लिखे नहीं हो, अनपढ़। यार ये अनपढ़ गवार जाहिलों की भाषा कब से हो गई? ये तो ऋषि मुनियों की भाषा है, शास्त्रों की भाषा है, शरद चंद्र की भाषा है, रविन्द्रनाथ ठाकुर की भाषा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की भाषा है, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की भाषा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा है, अमिताभ बच्चन की भाषा है, कुमार विश्वास की भाषा है। ये रोल मॉडल हमने क्यों नहीं सेट करे? जितने भी बड़े अभी नाम गिना रहे हो, सबकी भाषा हिंदी है, लेकिन हम जैसे कॉमन लोगों की भाषा हिंदी। अरे हम स्वेट मार्टिन पढ़ लेते हैं, एक किताब अगर स्वेट मार्टिन की सेल्फ हेल्प की पढ़ लेते हैं तो हम ये समझने लग जाते हैं कि पूरा के पूरा काम हम स्वेट मार्टिन में पढ़ लेंगे।
या रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भी लिखा है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भी लिखा है। ऐसा नहीं है, अंग्रेजी से कोई विरोध भी नहीं है, पर अंग्रेजी को इतना थोपा क्यों जाता है? जो आज उदाहरण हमने देखा वो बोलते ना, एक दबाया हुआ व्यक्ति था, सताया हुआ व्यक्ति था कि अगर उसने अंग्रेजी नहीं बोली तो उसे नौकरी नहीं मिलेगी। आप ये क्यों दिखाते हैं कि ये हिंदुस्तान का बाजार अंग्रेजी स्वीकार कर रहा है? अरे वो उसे सामान जो बेचना है वो हिंदी में बेचेगा, तब जाके ही उसका सामान बिकेगा। अंग्रेजी में बोलेगा तो उसके चने भी नहीं बिकेंगे इस हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि 70% से ज़्यादा आबादी तो हिंदी में बात करती है यहाँ पर। तो ये जो मानसिक रूप से जो मेंटल प्रेशर जिसे कहा जाता है ना, इतना ज़्यादा डाल दिया गया है कि अब उसके परिणाम आ रहे हैं। आज हम देख रहे हैं ना, ये विकृतियाँ हैं कि लोग, वो अंग्रेजी बोलने में बिल्कुल असहज था, उसकी बिल्कुल टूटी फूटी असहज अंग्रेजी था थी, पर हिंदी में जब आप उससे बात करना शुरू हुए तो बड़ा सहज होके सब कुछ बता रहा था कि मेरे पास ये समस्या है और मैं ये कर सकता हूँ, मुझे ये आता है। और मेरे हिसाब से अंग्रेजी में वो उसका बोल ही नहीं पा और रहा मेरे था। हिसाब से उसका आत्मविश्वास बढ़ गया हिंदी हिंदी के में बात कारण। करने से, जैसे मेरा भी बढ़ जाता है। हाँ, मेरा तो मतलब कहा जाता था कि यार अंग्रेजी नहीं जानोगे तो ऐसा हो जाएगा, मतलब हम अनपढ़ दिखोगे। मैंने 5 साल IIM में लगातार एंटरप्रेन्योरशिप एंड डेवलपमेंट पढ़ाया, एज ए गेस्ट लेक्चरर कई IIMs में जाता था, अंग्रेजी में बताता। पिछले 4-5 सालों से मैंने लगातार क्या करा, हिंदी में वो लेक्चर डिलीवर करना चालू कर दिए, बच्चों को अच्छा लगने लगा। मैं कहा कंटेंट वही है जो तुम्हारी किताब में अंग्रेजी में लिखा है, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, अगर तुम अच्छे से समझ गए तो लिखने में तो तुम किसी भी भाषा में लिख दोगे। तुम फ्रेंच सीख जाओगे तो फ्रेंच में लिख दोगे, अंग्रेजी के अलावा भी अगर कोई भाषा सीख जाओगे तो उसमें लिख दोगे, पर कंटेंट मूल तो समझ में आना चाहिए कि मूल क्या है, ये माइक बना कैसे है, ये पॉडकास्ट हो कैसे रहा है, इसके अगर जो मेन चीज़ है वो मैं आपको डिलीवर कर दूंगा, समझा दूंगा, तो आप इसका जब डिस्क्रिप्शन लिखना आप किसी भी भाषा में लिख दोगे, जो भाषा आपके लिए सहज हो जाएगी। तो सहज होना जरूरी है, समझाना जरूरी है, मानसिक दबाव को कम करना जरूरी है। ये आपके और मेरे जैसे लोगों की आवश्यकता है आज की तारीख में, कि हमें भी कई बार मानसिक दबाव कम करना चाहिए। क्यों इतना अंग्रेजी को हम सर पे चढ़ा लेते हैं? अरे नाचने की भाषा नहीं है वो कहते हैं ना कि मेरी अखलाक में, किसी शायर का शेर है ये, कि मेरी अखलाक में पानी बहुत है कम, पर मुझे प्यास का एहसास नहीं, गेरुए रंग पे मत इतराए जोगी, यहाँ कपड़ों से तो संन्यास नहीं। यहाँ अंग्रेजी जो है वो आजकल कपड़ों से होने लग गई है। भैया कितना स्मार्ट है, कितना मॉडल है, मॉडर्न होने का जो ज़माना आ चुका है, पर वो अंग्रेजी से नहीं होता। वो भाषा कोई भी हो, आपके आत्मविश्वास से आप मॉडर्न होते हैं, आपके आत्मविश्वास से आपकी आंखों में दिखता है, वो तेज दिखता है। अच्छा, ये तो रही समस्या की बात, जो घटना जिससे ये पूरा पॉडकास्ट शुरू हुआ। पर इस पॉडकास्ट का उद्देश्य समस्या पे तो बात करना ही, उतना ही समाधान भी बताना। बराबर। अब जब मैं और भी कुछ हिंदी के बारे में ढूंढ रहा था या पढ़ रहा था, या आपसे हर कभी बात होती रहती है, क्योंकि आप एक हिंदी के योद्धा हैं और लगभग पता नहीं कितने हस्ताक्षर आप हिंदी में बदला चुके हैं लोगों के। कोशिश मैं भी कर रहा हूँ उस चीज़ की, और कई जगह अब हिंदी यूज़ करना शुरू कर दी है। लेकिन आज भी क्या हो रहा है कि फिर परिदृश्य में जब हम बड़े एक बोलते हैं ना, एक बड़े कैनवास पे देखते हैं चीज़ों को, तो वो डोमिनेंस अभी भी इंग्लिश का है, हिंदी का नहीं है। तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि संस्थानों से, स्कूलों से, कॉलेजेस से हिंदी को हटाया जा रहा है? और अगर हटाया जा रहा है तो क्यों हटाया जा रहा है? दूसरा मैं पूछना चाहूँगी कि अगर अब ये एक बच्चों के लिए कमज़ोरी बनती जा रही है कि हिंदी उन्हें नहीं पढ़ना, हिंदी उन्हें नहीं आती, या सिखाने वाला कोई नहीं है, तो इस समस्या को कैसे हम सॉल्व करेंगे? आशीष भैया, इसका बहुत सरल सा समाधान है कि हमें व्याकरण को समझना होगा। व्याकरण वो नहीं जो किताबों वाला है। व्याकरण कैसा है कि यदि मेरा व्यापार हथियार बेचने का है, तो मैं तो ये चाहूँगा कि 2 व्यक्ति लड़ते रहें। यदि मेरा व्यापार कंघा बेचने का है, तो मैं तो ये चाहूँगा कि आदमी के बाल आते रहें। बिल्कुल। यदि मेरा व्यापार मृत्यु के सामान का बेचने का है, तो मैं तो चाहूँगा कि आदमी मरते रहें। बिल्कुल। यदि मेरा व्यापार डॉक्टरी अगर पेशा माने, तो मैं तो चाहूँगा कि लोग बीमार होते रहें। बिल्कुल। हिंदी को जो हटाने के पीछे वैश्विक ताकतें काम कर रही है। भारत का सांस्कृतिक वैभव, इस बात से आप अंदाज़ा लगाइए कि जब वैश्विक मंदी का दौर भी था, तब भी भारत को छू कर निकल गई, ऊपर से अंदर नहीं उतर पाई। उसके पीछे का मूल कारण क्या था? हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी दादियाँ आज भी पैसे की बचत जो है ना, वो आटे के डब्बे में करके रखती है। कभी आप अपनी माताजी से पूछें कि यार कोरोना में, आपको भी याद होगा, मेरी भी माताजी ने कई नोट निकाल के रखे जो हमें और मेरे पिताजी को भी ज्ञात नहीं थे, पर वो नोट उनके पास दबे हुए थे। 2000 के नोट निकले, जब 2000 की नोटबंदी हुई तो माताजी मुझे बोलती, बोले 50 नोट रखे। मैंने कहा माँ, तुम तो हमें ये बोलती हो कि पैसे ही नहीं है मेरे पास, ये आए कहाँ से? बोले बचा के रखे थे, बुरे दिनों में काम आ सकते हैं। आप सोचिए कि हम लोग, भारत का जो सांस्कृतिक वैभव है, भारत का जो सांस्कृतिक ताना बाना है, जो सामाजिक परिवेश है, सामाजिक ताना बाना है,
वो बचत का रहा, इसलिए वैश्विक मंदी भी हमें प्रभावित नहीं कर पाई। और हम वो देश हैं जो भारत विश्व गुरु कहलाता था। विश्व को हमने सिखाया है। हमारे यहाँ कृष्ण की लीलाएं हुई तो उन लीलाओं में भी संदेश था। महाभारत जैसा ग्रंथ हमारे यहाँ पे, गीता जैसा ज्ञान हमारे ही भारत में। इस सांस्कृतिक वैभव को खत्म करने के लिए पहले अंग्रेजों ने नालंदा को जलाया, नालंदा की किताबें जला दी। उसके बाद भी उस शेष में से भी, उस अवशेष में से भी विशेष हो गया, जिससे आज विश्व चल रहा है। विश्व की कई बीमारियों की जो उपचार हैं वो आयुर्वेद में है। जो लाइलाज बीमारियां जैसे विश्व कहता था वो आयुर्वेद में। पीपल पर आप पेटेंट नहीं करवा पाए, अमेरिका में पीपल पेटेंट हो चुका है। तो ये भारत के वैश्विक वैभव को कमज़ोर करने के लिए जो ताकतें काम कर रही है, वही भारत के सांस्कृतिक वैभव को मिटाने के लिए हिंदी के पीछे लगी हुई है। क्योंकि आशीष भैया, बहुत सरल सा एक उदाहरण देता हूँ। यदि आपसे मुझे दुश्मनी निकालना है और मैं, आप बल में बहुत बड़े हैं, हथियार आपके पास बहुत सारे हैं, समृद्धशाली हैं, और मैं कमज़ोर हूँ ना, तो मैं आपसे मित्रता करूँ। बिल्कुल। और मित्रता करने के बाद आपकी जीभ खराब कर दूँ। रोज़ पिज़्ज़ा, बर्गर, अटाला, दारू, शराब, ये सब जाएगा, एक दिन पेट खराब होगा। और जैसे ही पेट खराब हुआ, 200 तरह की बीमारियां आपके शरीर में लग जाएगी और आपका शरीर खत्म हो जाएगा। मेरी दुश्मनी पूरी निकल गई, आदमी खत्म हो गया। यही काम आज वैश्विक जो ताकतें हमसे कमज़ोर हैं, भारत से जो कमज़ोर है, वो इंग्लिश को बढ़ावा देके वो हमारी जीभ यानी भाषा को खराब कर रही है। और पेट यानी हमारी संस्कृति है। भाषा से सीधे संबंध संस्कृति का है। भाषा खराब हुई, जीभ खराब हुई, पेट खराब होगा, 200 तरह की बीमारियां हमारे शरीर को जकड़। ये पूरा शरीर एक राष्ट्र है। शरीर जो है वो राष्ट्र है, वो राष्ट्र खत्म होने लग जाएगा। और तो अभी हमें शायद व्याकरण एक को लोगों समझना की होगा। परेशानी भी यही है कि भारत को युवाओं का देश बोला जाता है। मतलब अभी जो हमारी आधी से पहले ज्यादा तो हमें क्या जनसंख्या क्या है, वो बोला युवा जाता है था, अभी। मतलब गिरमिटियाओं का देश कहा जाता था इस भारत को। अफ्रीका में गिरमिटिया मजदूरों का देश कहा जाता था। युवाओं के बारे में बोला जा रहा है, युवा दिग्भ्रमित हो रहा है। जबकि युवा वो ताकत है जो वायु होता है, युवा का उल्टा वायु होता है। उसमें इतना वेग है, उसमें इतना सामर्थ्य, इतना तेज है कि वो अपने तेज को, अपने सामर्थ्य को, अपनी जो चीज़ें हैं, अपने जो ज्ञान है, उसको सही दिशा में लेके आ जाए तो वो विस्फोटक हो सकता है, पूरे विश्व पे अधिकार कर सकता है। और ये विश्व बहुत अच्छे से जानता है कि भारत विश्वगुरु था, है और रहेगा। क्योंकि भारत की ज्ञान परंपरा अक्षुण्ण है, बहुत समृद्ध ज्ञान परंपराओं का देश है ये भारत। हमारे यहाँ मैं एक और उदाहरण देता हूँ कि आपके पास दादी के लिए अलग शब्द है, नानी के लिए अलग शब्द है ना, सास के लिए अलग शब्द है। मतलब उसके बाद हमारे यहाँ तो कई बार शब्दों के मतलब बदल जाते हैं। और अंग्रेजी में क्या है, सबके लिए एक शब्द है। हमारे यहाँ काका, बुआ, नानी, चाची, सबके लिए अंग्रेजी में एक शब्द है। मतलब उसको बोलेंगे कॉमन शब्द है उनके पास। की अंकल मतलब क्या, काका भी हो गया, मामा भी हो गया, सब हो गए। मैटरनल अंकल और पैटर्नल अंकल तो अब लगने लगे हैं। और वो हर कोई लगाता भी नहीं है। और पैर, हमारे यहाँ तो पैर हो गया। उसके बाद टांग, अच्छा किसी की मतलब काम में कुछ काम अड़ाना हुआ तो टांग अड़ा रहे हैं, शब्द एक ही है, लेग, पैर, है ना। चलना है तो पैर से चल रहे हैं। तो हम समृद्ध परंपराओं के देश हैं। समृद्ध परंपराओं के साथ साथ समृद्ध ज्ञान हमारे यहाँ पर रहा है। विज्ञान हमने दिया है इस पूरे विश्व को, शल्य चिकित्सा भारत ने दी है। तो इस भारत को किसी तरह कमज़ोर करने के लिए जो विदेशी ताकतें काम कर रही है, इसको समझना पड़ेगा। अंग्रेजी यहाँ थोपी नहीं जा रही, अंग्रेजी जानबूझकर लाई जा रही है। हिंदी इसलिए हटाई जा रही है क्योंकि हिंदी पहले संस्कृत हटाई, देवभाषा में ग्रंथ थे। लगभग गायब हो गई है। अब बच्चों से पूछोगे तो बता नहीं पाएंगे, उनका नाम तक नहीं बता पाएंगे। अरे जब इतना हिंदी को ही पढ़ने में उनको दिक्कत हो रही है, हाँ, तो वो क्लिष्टता संस्कृत बना कैसे दी। पढ़ेंगे? हमने तो संस्कृत पढ़ी है स्कूल कॉलेज में। जो विचारधारा हमारे बीच देश में कुछ सालों पहले पोषित हो रही थी, उसने हिंदी को क्लिष्ट करने का काम करा, कठिन करने का काम करा। अरे हिंदी बहुत सरल सहज है भाई, वैज्ञानिक भाषा है, लिपि हमारी देवनागरी वैज्ञानिक है। पर हम अपनी ज्ञान परंपराओं पे घमंड नहीं कर पा रहे, अभिमान नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम बता ही नहीं पा रहे हैं। और जो अंग्रेजी ताकतें हैं वो पीछे से इसको कमज़ोर करती जा रही। मूलतः हिंदी को हटाने के पीछे का कारण दूसरा है, विवाद दूसरा है, कहाँ कुछ और जा रहा है। भारत को कमज़ोर करने के लिए भारत की भाषाओं को कमज़ोर किया जा रहा है। आप तमिल में देखो, विश्व की सबसे, मतलब कहूँगा कि पुरानी भाषाओं में तमिल भी शामिल है। अरे अंग्रेजी तो तब पैदा भी नहीं हुई थी साहब, जब हम तमिल में हमारे यहाँ राग हुए हैं। और हम तो रागों से, संगीत से चिकित्सा करने वाले देश हैं। हीलिंग थेरेपी बुद्ध आए, गौतम बुद्ध, उन्होंने विश्व को बताई, चाइना को बताई, तिब्बत को बताई। वो आई कहाँ से? उसके मूल में तो भारत है। संगीत थेरेपी हमारे यहाँ हुआ करती है, जिसे आज थेरेपी कहा जा रहा है, संगीत चिकित्सा पद्धति। अरे शल्य क्रियाओं की बात आज विश्व इतराता है कि हमने शल्य क्रिया, जिसको मतलब बोलते हैं कि अंग प्रत्यारोपण, हमारे यहाँ गणपति जी का शीश तो शल्य क्रियाओं में करोड़ों साल पहले बदल दिया गया था। हाथी का शीश उनके शीश पे लगा के उनको आज जीवित कर दिया था। तो ये भारत है। इसके वैभव को आप किताबों से, उसकी ज्ञान परंपराओं से समझ सकते हैं। और बच्चों को उन ज्ञान परंपराओं से दूर करने के कारण उसको भाषा से दूर किया जा रहा है।
अच्छा, समस्या तो है। अब अभी तक आपने जितना मुखर होके ये चीज़ें बताई, और मैं वो आपका दर्द समझ सकता हूँ, क्योंकि आप हिंदी योद्धा हैं, और किसी योद्धा के सामने खासकर वो एक हमारी जो मातृभाषा है, हिंदी के बारे में इतना कुछ बोला जाएगा और हिंदी के बारे में इतना कुछ देखा जाएगा, तो वाजिब है कि आपका ये जो एग्रेशन है वो निकलेगा। अब देखिए ना, मतलब कितनी विडंबना है कि एग्रेशन का हिंदी वर्ड भी मुझे दिमाग में लाने में समय लग रहा है। गुस्सा निकलेगा, गुस्सा निकलेगा, ये अंदर भड़ास से गुबार निकलेगी। निकलेगा। तो समस्या तो है। अब मैं वो युवा वाली बात इसलिए कर रहा था कि अभी अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो भारत सबसे युवा देश है, जैसा पढ़ भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। 77 साल का और देश है। अब ये देख रहे हैं कि ये जो आजाद। युवा देश है, अब ये जो आज की जनरेशन है, और मैं वो आपके टॉपिक पे ही आ रहा हूँ कि उसको ख़त्म किया जा रहा है भाषा को लाद कर, मतलब इंग्लिश को लाद कर। और मुझे ये लगता है कि हमारी जनरेशन, या जो जैसे अभी आपने आपकी माता जी का उदाहरण दिया, तो वो जो जनरेशन्स हैं हमारी, वो हिंदी को सहेज के आज भी रखी हुई हैं, और इवन हम भी हिंदी को बहुत हद तक सहेजे हुए हैं। आज भी हम हिंदी में बात करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो क्या है कि अब वो जब हमारी जनरेशन जाएंगी तो क्या पूरी तरह इंग्लिश हावी हो जाएगी? ये उस तरफ हम जा रहे हैं। और अगर नहीं तो इस चीज़ को रोकने के लिए विद्यालय स्तर पर, कॉलेज स्तर पर, या जो संस्थान है जिसमें हम लोग काम करते हैं आज, जैसे हमारे यहाँ अभी हमें को जो उदाहरण देखा कि उसको यही लगा होगा कि यहाँ इंग्लिश में ही बात करनी होगी, लेकिन जब उसे बताया गया कि हम इंग्लिश में बात ही नहीं करते, हम या तो इंग्लिश में करते हैं या तो हिंदी में करते हैं, स्वाभाविक तो वो फिर एक बोलेंगे ना, एक कंफर्ट जोन में आया। तो क्या वो एक हिंदी योद्धा के नाते, और चूंकि आप हिंदी में इतना सारा कार्य भी कर रहे हैं और मातृभाषा उन्नयन संस्थान जैसी एक बड़ी संस्था चला रहे हैं जो पूरे राष्ट्र में प्रसिद्ध है और राष्ट्र में काम कर रही है, तो आपने कुछ ऐसे सुझाव या कुछ ऐसी चीज़ों पे भी काम किया होगा कि अगर विद्यालय स्तर पर हिंदी को सुधारना है या हिंदी को बढ़ावा देना है तो क्या करना होगा, कॉलेज स्तर पर अगर हिंदी को सुधारना है, हिंदी को बढ़ावा देना है तो क्या करना होगा, और संस्थानों में, चाहे वो कॉरपोरेट घराने ही क्यों ना हो। सबसे पहले तो आपके उस प्रश्न का जवाब मैं इस बात से दूंगा कि हिंदी क्या हमारी पीढ़ी के बाद चली जाएगी, तो जब तक अर्पण जैन के शरीर में रक्त का एक कण भी शेष है तब तक तो हिंदी के लिए लड़ता रहूँगा। मैंने हिंदी योद्धाओं, मैं अकेला हिंदी योद्धा नहीं हूँ। आज देश में 30 लाख लोग जिन्होंने अपने दस्तखत बदल दिए, वो सब हिंदी योद्धा। और ये बड़ी बात है, ये ईश्वर की कृपा है। और ये सच में इसलिए भी बड़ी बात है भैया कि जिस दौर में आपका बच्चा भी यदि आपकी बात मान ले तो अपने आप पर घमंड कर लेना, एक बार खुद की पीठ थपथपा लेना कि मेरे बेटे ने मेरी बात मान ली। उस दौर में 30 लाख लोगों ने मेरी बात मान ली, डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी की बात मान ली, राजकुमार कुंभत जी की बात मान ली, और अपने दस्तखत अन्य हिंदी में भाषाओं से करना हिंदी में शुरू कर करना दिया। शुरू कर दिया। हिंदी को अगर हम विद्यालय स्तर की बात करें तो सबसे पहले शिक्षकों से मेरा आग्रह भी है, हाथ जोड़कर उनसे करबद्ध निवेदन भी है कि आप अपनी संस्कृति को बचाइए। आप रशिया में पैदा नहीं हुए, आप अमेरिका में पैदा नहीं हुए, आप एम्स्टर्डम में पैदा नहीं हुए, आप भारत में पैदा हुए, तो भारत के प्रति प्रेम अपने अंदर रखिए। अगर आपके भीतर भारत के प्रति प्रेम रहेगा तो भारत की भाषाओं के प्रति भी प्रेम रहेगा। बच्चों को दंड मत दीजिए, अगर हिंदी में बोल रहा है तो उससे आप अंग्रेजी अपनी तरह से सिखाइए उसे, पर हिंदी को रोक कर अंग्रेजी मत सिखाइए, वरना यही बच्चे कल आपको भी वृद्धाश्रम भेज सकते हैं। आपको इस बात का डर आज नहीं लग रहा होगा, पर जब आपके बच्चे उनके बच्चों के सामने आपकी अवहेलना करेंगे तब याद आएगी मेरी ये बात आप तब याद रखेंगे कि अर्पण ने कहा था कि मेरे और मैं बच्चे भी पर्सनली सारे ऐसे स्कूल, सारे ऐसे कॉलेजेस, सारे ऐसे इंस्टीट्यूट से रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि हिंदी के नाम पे ये फ़ाइन वाला डर तो निकाल दीजिए कि अगर कोई भी बच्चा हिंदी में बात करेगा तो उस पर फ़ाइन लगेगा। मतलब हम एक आज़ाद देश में रहते हैं, भारत देश में रहते हैं, जिसकी मातृभाषा हिंदी है। हमारे विचार हिंदी में ज़्यादा प्रकट होते हैं, हमारे विचार हम हिंदी में ज़्यादा अच्छे से बता पाते हैं, तो क्यों उन विचारों को रोकने के लिए आप ये फ़ाइन जैसा सिस्टम लागू कर रहे हैं। हिंदी में तो कतई बात करने पे फ़ाइन नहीं होना चाहिए, और होना चाहिए तो सरकारों को भी इस पर बहुत सख्त कानून बनाना चाहिए कि ये मतलब ये तो किस सिस्टम में रह रहे हैं हम कि हमारी मातृभाषा बोलने में हम फ़ाइन लगा रहे हैं। तो बच्चा तो डरेगा और बच्चा नहीं पढ़ेगा। फिर आप शिकायत हम जैसे माँ बाप से करेंगे, उनके परिजनों से करेंगे, उनके पेरेंट्स से करेंगे कि आपका बच्चा हिंदी में कमज़ोर है। अरे कमज़ोर तो आप लोग बना रहे हैं उसे हिंदी में, हम नहीं बना रहे हैं। हम तो
दिन भर उनसे हिंदी में ही बात करना पसंद करते हैं। आप अब हो उल्टा रहा है कि बच्चे हमसे इंग्लिश में बात करने के लिए बोलते हैं। हाँ। कि पापा टॉक इन इंग्लिश। अरे वाई शुड आई टॉक इन इंग्लिश? मेरी सीधी बात है। मातृभाषा हिंदी है तो मैं हिंदी में बात करूंगा। मातृभाषा का मतलब यही हुआ मातृकुल परिवेश की भाषा। मतलब वो इंग्लिश को अब स्कूल कॉलेजेस से निकाल के हम घरों तक पहुंचा रहे हैं, उसको और जबकि हर होना जगह- उल्टा चाहिए। जो भाषा में आप सहज हो सकते हैं उसमें अपने आप को अभिव्यक्त कीजिए। तो विद्यालयों को ये अपने दायित्व, अपने शिक्षकों को पहला दायित्व तो ये फाइन लगाने वाला सिस्टम बंद करिए। अंग्रेजी खूब अच्छे से सिखाइए यार, हिंदी भी सिखाइए, क्योंकि इस हिंदुस्तान में आप इस बात को ध्यान रख लीजिए कि ये बच्चे जो हैं 98% बच्चे आपके विद्यालय के भी कितने भी उत्तीर्ण अच्छे हो जाएं, कितने भी प्रवीण हो जाएं, वो हिंदुस्तान में ही रह के काम करने वाले हैं। केवल 2% लोग ही हिंदुस्तान से बाहर जाते हैं विदेशों में। दूसरा, हम जो मातृभाषा उन्नयन संस्थान की ओर से प्रयास लगातार कर रहे हैं, हम विद्यालयों में जाकर हिंदी सभाएं कर रहे हैं, वहाँ शिक्षकों को जागरूक कर रहे हैं, माता पिता को जागरूक कर रहे हैं, और हिंदी सिखाने के पीछे के लालच को भी बता रहे हैं। कहते हैं ना कि बचपन में हम वो पहाड़ा जल्दी याद कर लेते थे जिसके लिए दादी हमें चॉकलेट दिया करती थी या दादा हमें 1 रुपया दिया करते थे। तो हम वो लालच तैयार कर रहे हैं। वो लालच इतना बड़ा है कि हिंदुस्तान में हजारों लाखों अवसर हिंदी जानने वालों के लिए नौकरियों में उपलब्ध है। अब वो दौर गया कि हिंदी संस्कार की भाषा और अंग्रेजी कार की भाषा। अरे भाई साहब, अब हिंदी जो है वो फॉर्च्यूनर की भी भाषा नहीं रही, अब तो रॉल्स रॉयल्स तक बात चली गई है, मर्सिडीज और ऑडी तक बात चली गई है। हिंदी जानने वाला लेखक 1-1 करोड़ रॉयल्टी कमा रहा है 1 साल के अंदर। तो वो भी समझना होगा। ये व्याकरण हमें, ये आंकड़े लोगों तक ला रहे हैं। मातृभाषा उन्नयन संस्थान के माध्यम से हम लगातार विद्यालयों में, महाविद्यालयों में हिंदी के प्रति जागरूकता अभियान चला रहे हैं, बच्चों को जागरूक कर रहे हैं, परीक्षाएं ले रहे हैं उनकी, उसके पीछे उनको जो भी प्रोत्साहित करना है वो प्रोत्साहित करने वाली गतिविधियाँ भी कर रहे हैं। तो इससे परिणाम भी आ रहे हैं लगातार। वैसे 15 लाख विद्यालय हैं आंकड़ों पर हिंदुस्तान के अंदर, तो हमें पहुँचने में समय लग सकता है। इसलिए मेरा आग्रह है कि जितने लोग ये पॉडकास्ट के माध्यम से भी देख रहे हैं, यार हिंदी में सहज हो जाइए। हिंदी, मैं ये भी नहीं चाहता कि हिंदी रौब झाड़ने की भाषा बने, अंग्रेजी जिस तरह है, क्योंकि आज अंग्रेजी वाले लोग 2% हैं, वो रौब झाड़ रहे हैं, और हिंदी वाले लोग जब 40%, 60% वो रौब झाड़ने लगेंगे तो हिंदुस्तान पूंजीवादियों के हाथ में चले जाएगा, गर्त में चले जाएगा। अभी हो भी ऐसा रहा है आजकल। मतलब जैसे कभी हम बोले ना, जैसे हमारे ऑफिस में कई बार हम बोलते हैं कि 98, तो सर बोले इसका मीनिंग क्या होता है? 98 क्या नंबर होता है? वो 99 जानते क्या सब हैं, नंबर पर वो होता आपके है? सामने ड्रामा करते हैं, 88 नाटक क्या करते होता हैं। है? वो इसी कारण से नहीं, यही कई हो बार रहा है। लोग जानते भी नहीं है हिंदी की। जो बोलेंगे ना, ये गिनतियां भूल गए लोग, पहाड़े भूल गए। पहाड़े भूल गए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ये और ये विद्यालयों का इसमें बड़ा दोष है। वो एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर रहे हैं जो रोबोटिक पीढ़ी हो गई है, वो रोबोट से चलने वाली, वो भावना शून्य पीढ़ी तैयार हो रही है। जबकि एक IAS बनेगा, IPS बनेगा, तो बच्चे को तो ये भी बनना चाहिए ना, एक्टर बनना है। वो अंग्रेजी में अगर डायलॉग डिलीवर करेगा तो फिल्म चलेगी ही नहीं। मतलब आप देखिए, हर उसको बड़े विविधायाम प्रोफेशन या हर बड़े काम के लिए हिंदी महत्वपूर्ण है। जिस आपको देश का डॉक्टरी प्रधानमंत्री बनना है तो तो हिंदी आना चाहिए। आना ही चाहिए। आपको बड़ा सेलिब्रिटी एक्टर बनना है तो आपको हिंदी आना चाहिए, क्योंकि रोल मॉडल वही बनाए बाय जाते लार्ज हैं। लोगों की भाषा ही वही है, हिंदी में ही आपको बोलना है। जनभाषा है हिंदी। डायलॉग्स आपको हिंदी में बोलना है। सबसे बड़ी बात है कि आप केवल बच्चे को डॉक्टर और इंजीनियर बनाना चाहते थे ना, सौभाग्य से मेरे मध्य प्रदेश में इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई भी अब हिंदी में हिंदी में हो रही है, और ये बहुत अच्छा सहज हो निर्णय रहे है। हैं। देश का गृह मंत्री ये कहता है कि अब एक भाषा का विकल्प आ ही जाना चाहिए। वैसे 22 भाषाओं का मैं सम्मान करता हूँ जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं हिंदुस्तान के अंदर, वो भारतीय भाषा हैं, पर एक अंग्रेजी भाषा को जो विश्व में 7% लोग भी नहीं जानते, उसको अपने ऊपर इतना हावी क्यों कर लेना यार? उसे थोड़ा भाषा की तरह रहने दीजिए, सीखिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। पर मेरा विरोध भी, आशीष भैया, लोग मुझसे ये कहते हैं अक्सर, अरे आप तो हिंदी वाले हैं, आप कोट क्यों पहन लेंगे, आपको तो झोला लेना चाहिए, हाँ कुर्ता होना चाहिए, और दूसरा उसके बाद अलग आप तो ये यूज शब्द कैसे बोल सकते हैं। भाई मेरा अंग्रेजी से कोई विरोध नहीं है, अंग्रेजी से इसलिए कोई विरोध नहीं है क्योंकि अंग्रेजी भी एक भाषा है यार, और भाषा से विरोध कोई मूर्ख ही करेगा। विरोध नहीं है। हाँ, मेरा विरोध जो है वो अंग्रेजी संस्कृति से है, जो संस्कृति मेरे भारत की संस्कृति पर हमला करती है। मेरा विरोध उस अंग्रेजियत से है जिस अंग्रेजियत ने मेरे घर में, मेरे परिवार में विखंडन की आवृत्तियां बढ़ा दी है। लोग टूटने लगे। पहले हम संयुक्त परिवार की परिभाषाओं को देखते थे, जीते थे कि दादा भी वहीं रह रहे हैं, दादी भी वहीं है, मामा, मतलब मामा तो नहीं कहते थे, पर चाचा हैं, पापा के 4 भाई हैं तो वो 4 भी रह रहे हैं, बुआएं भी थी, बुआओं की शादी होने के बाद उनके बच्चे थे। संयुक्त परिवार की परिभाषा यही आप देखिए कि जब आप संयुक्ता की बात करेंगे तो आप संयुक्त परिवार
परिवार बोलेंगे, लेकिन जब हम परिवार टूटने की बात करते हैं तो इंग्लिश आ जाती है न्यूक्लियर फैमिली। फैमिली हो गई। मतलब उसका हिंदी वर्ड मुझे आज तक नहीं पता। हाँ, क्या बोलेंगे अगर संक्षिप्त आपके परिवार हो आपके संक्षिप्त परिवार हो जाता है। संक्षिप्त तो बहुत- छोटा हाँ, परिवार हो गया फिर वो। छोटा परिवार। मतलब न्यूक्लियर फैमिली मतलब वो हम एक दो, उसमें हमारे बच्चे आभास हो जाता है कि यार कुछ टूट रहा है। और विखंडन होने लगा। ये अंग्रेजियत जो है ये तकलीफ दे है मेरे लिए। वो संस्कृति जो मेरे दादा दादी नाना नानी सबको मेरे साथ लेके चलती थी, आज वो वृद्धाश्रम भेज रही है, तो मुझे उस अंग्रेजियत से इसलिए नफरत है। वो संस्कृति जो मेरे बच्चे को मेरे सामने खड़ा करके कहती कि पापा वो संस्कृति, उस अंग्रेजियत से मेरा विरोध नहीं, है। और उस बच्ची से मेरा विरोध है, उस अंग्रेजियत संस्कृति से मेरा इसलिए विरोध है जो मेरी बच्ची को तन ढकना सिखाती नहीं है, तन उघाड़ना सिखा रही है। फिर कहते हैं कि शहर में बलात्कार बढ़ गए हैं। भाई साहब, पूरा शहर जो है वो मर्दाना कमजोरियों के इश्तिहारों से भरा पड़ा है। शहर पे भी अभी हम आएंगे। हमारे इस पॉडकास्ट का जो सेकेंड सेशन है वो शहर के ऊपर ही है। उस अंग्रेजियत से नफरत है, नफरत नहीं है, उस अंग्रेजियत का विरोध है, खुलकर विरोध है कि मेरी संस्कृति की हत्या करने वाली कोई भी अन्य कार्यकलाप, संस्कृति, भाषा मुझे स्वीकार नहीं है। मुझे क्या, हर भारतीय को ये होना चाहिए। अरे हम अपना देश बचाएं, अपना परिवार बचाएं, अपना समाज बचाएं, अपना गांव बचाएं, अपना संस्थान बचाएं। हम किसी और, जिन्होंने हम पर 200 साल गुलाम, मतलब हम पे राज किया, हमें गुलाम बना के रखा, हमें नौकर बना के रख दिया, पूरा विश्व जो उसे गिरमिटिया मजदूरों का देश कहने लग गया, वो देश आज अगर सीना तान के खड़ा है तो वो अपनी भाषा, अपनी संस्कृति के कारण खड़ा है। उस पर घमंड करना चाहिए हमें। तो ये, इसके लिए अंग्रेजी से मेरा कोई विरोध नहीं, अंग्रेजियत से हमेशा विरोध था, हमेशा रहेगा। तो ये आपने ठीक बात कही। और अभी कई लोगों के, जैसे आज ट्रोलिंग का ज़माना है, तो अब कई लोग एकदम अचानक मेरे मन में ये आया कि इस पॉडकास्ट का नाम भी पूरा इंग्लिश में ही है, द अनडिस्कस। तो उस पर भी प्रश्न उठाए जाएंगे कि भाई आप हिंदी की इतनी वकालत कर रहे हो तो ये द अनडिस्कस क्यों रखा हुआ है? अब क्या करें? भाषा, यही तो हमारे ऊपर लाद दी गई हैं चीज़ें। अब कुछ कोशिश हम करेंगे, अनडिस्कस को भी उसका हिंदी वर्जन भी कुछ लाएंगे। नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। जो शब्द जिस भाषा का है सहज रूप से रही है, उसे अपने ऊपर इतना हावी मत कर लीजिए कि वो अपनी भाषा के साथ गद्दारी करना। हाँ, लेकिन ये बात ज़रूर है कि इस द अनडिस्कस पॉडकास्ट में सारी बातें हिंदी में ही होती हैं। हाँ, ये बड़ी चीज़ है। अरे एक अंग्रेजी विद्यालय में आप हिंदी में बात करिए। हम जो करते हैं मातृभाषा उन्नयन संस्थान से, हम उन्हें सिखाते हैं हिंदी से दुर्भाव करना क्यों सिखा रहे हैं आप बच्चों को? आप बच्चों को उससे प्रेम करना सिखाइए। यार वो बच्चे बहुत सहज है, उन्हें हिंदी का अखबार पढ़ने के लिए दीजिए ना, वो जानेंगे देश दुनिया में क्या चल रहा है। आप अंग्रेजी पढ़वाते हैं तो पर वो भावना शून्य बन जाते हैं, मशीन बन रहे हैं वो बच्चे। अच्छा अरुण भाई, ये तो रही बात संस्थानों की, स्कूल्स की, कॉलेजेस की, जहाँ हिंदी को कमज़ोर किया जा रहा है। लेकिन चलिए, वहाँ तो कमज़ोर किया जा रहा है। अब आप चूँकि पेशे से पत्रकार हैं और हम बाय प्रोफेशन एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहाँ तो कमज़ोर किया जा रहा है। लेकिन इस पर्टिकुलर दुनिया में, सोशल मीडिया की दुनिया में, आज चूँकि इन्फ्लुएंसर्स का ज़माना है, तो यहाँ तो उसके स्तर को गिराया जा रहा है। हिंदी मतलब आज गालियाँ, गालियों के मतलब मुझे समझ नहीं आता ये भाषा को इतना गंदा क्यों किया जा रहा है, हिंदी जैसी भाषा को। वैसे तो मुझे इन्फ्लुएंसर कोई मिला नहीं, कंटेंट क्रिएटर जरूर मिले। मतलब आपको हिंदी को प्रचारित करने वाला आज तक कोई भी इन्फ्लुएंसर नहीं मिला? बिगाड़ने वाले कितने मिले? बिगाड़ने वाले हजारों हैं, प्रचारित करने वाले इक्का दुक्का मिले भी नहीं। वैसे भी इन्फ्लुएंसर जिसे कहूँ, कंटेंट क्रिएटर जरूर हैं। जैसे मेरे एक मित्र हैं, राबो हैं, अमन बहुत अच्छा कविता करता है, एकाग्र है, ये भी अच्छा कर रहे हैं, एकाग्र शर्मा जो है वो लिख रहे हैं हिंदी का कंटेंट, गौरव है, ये सब लिख रहे हैं। पर और ये इंदौर के लोग हैं। और इसी इंदौर में वो लोग भी हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, मैं इसलिए नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं अपनी ज़ुबान गंदी नहीं करना चाहता, जो विशुद्ध गालियों से बात करते हैं अपनी रील्स में, अपने पॉडकास्ट में, हिंदी को ढाल बनाकर हिंदी की गालियों को प्रचारित कर। यार जो अच्छी चीज़ है वो प्रचारित करो ना। हमारे पुराने बाप दादा ये कहते थे कि पाजामे में अगर कारी लगी है, अगर कहीं से फट गया है तो उसे छुपा लिया जाता था और दिखाया वो जाता था जमाने को जो हमारा पाजामा अच्छा है। हम उस पायजामे की बात कर रहे हैं। तो भैया हिंदी के अंदर जो अच्छी चीज़ है वो तो कभी आपने दिखाई नहीं। क्या केवल गालियाँ ही हैं? और गालियाँ किस भाषा में नहीं है? गालियाँ तो अंग्रेजी में भी है। अपराध किस भाषा में नहीं है? अपराध किस संस्कृति में नहीं है? भारतीय संस्कृति की अगर ये पक्ष आप दिखाते हो, कई बार तो हमारे भगवानों को ट्रोल किया जाता है, गालियों के माध्यम से ट्रोल किया जाता है, गालियों की विवेचनाएं की जा रही है। यही हिंदी नहीं है, यही भारतीयता नहीं है,
यही इंदौरियत नहीं है। इंदौर में अगर किसी से बात करो, भैया राम, यहाँ से शुरू होगी कहानी, भैया स्टेशन जाना है, यार कौन बोलता है आज की तारीख में स्टेशन? कोई नहीं बोलता ऐसी इंदौरी तो हाँ, ऐसी इंदौरी तो हमने कभी सुनी नहीं। पिछले 20-25 सालों में हम भी इंदौर में रहे। मतलब मैं आपको बताऊं, मैं तो मेरा लगभग बचपन जवानी सब कुछ चाल में ही बीता है। सोमनाथ की जूनी चाल, पलासिया, वहां पर भी ऐसी इंदौरी नहीं बोली जाती है। तो अपने चाल में भी नहीं सुनी, हमने तो चाल में भी नहीं सुनी है इंदौरी भाषा, जो आज इंदौरी भाषा के नाम पर प्रचारित किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं इससे मैं, चूंकि हम एक बड़े कैनवास पे देखते हैं चीज़ों को, और हम लोग ग्लोबली, क्योंकि इंदौर टॉक के जो फॉलोअर्स हैं और जो भी लोग जुड़े हुए हैं, स्पॉन्सर भी बाहर के हैं, दुबई के हैं साहब, ग्लोबल जुड़े हुए हैं बाहर के हैं, तो उनके भी मैसेजेस आते हैं। क्योंकि इंदौर आज के टाइम में एक अलग शहर बन गया, मेट्रो बनने जा रहा है, तो वो मुझसे पूछते क्या इंदौर भाषा के मामले में, कंटेंट के मामले में अभी भी इतना पीछे है? आशीष भैया, इंदौर की जो हिंदी है वो भोपाल से कहीं अच्छी है। उत्तर प्रदेश की जो बुंदेली मिक्स होती है ना, कहीं वहाँ से कहीं अच्छी है। बावजूद उसके हम हिंदी को या इंदौर की भाषा को प्रचारित नहीं कर रहे, क्योंकि ये भी, इसके पीछे भी एक ताकत है जो विध्वंसकारी ताकत है। इंदौर की कौन सी भाषा है वो? जैसे आपने बताया कि ये जो मालवी थोड़ी मिक्स होती है, बोल रहे हैं या भैया, ये इंदौरियत नहीं है, इंदौर की भाषा ही नहीं है ये। इंदौर बहुत शुद्ध हिंदी बोलता है। इंदौर वस्तुतः मालवी अगर जब बोलता है तो मालवी भी बड़ी शुद्ध बोलता है, बड़ी मिठास के साथ बोलता है। ये जो घटियापन है जिसको बोलते हैं ना, फिल्मों की ज़बान बनाने के चक्कर में या विज्ञापनों की ज़बान, ये इंदौर की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। ये समझना होगा सरकारों को भी, पुलिस को भी समझना होगा, कंटेंट इंटरनेट पर काम करने वाले लोगों को, कैसे लोगों को हम प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे लोग, एक एक इन्फ्लुएंसर नाम से एक को मुख्यमंत्री के यहाँ पे लेके गई पूरी टीम और उड़ाया, इतना गंदा से उड़ा रहे हो। अरे ये क्या शब्द है? ये इंदौर की भाषा नहीं। इंदौर को इतना बदनाम किया और मुख्यमंत्री को समझ में नहीं आया। बाद में जब समझ में आया, जब तक तो पूरी कहानी बिगड़ चुकी थी कि ये मुख्यमंत्री ट्रोल हो रहे हैं, इतना गंदा बना दिया। लाडली बहनाओं पे ना वो टैगिंग लगा के चलाई जाने लगी। हम मातृशक्ति का अपमान करने वाले देश नहीं है। इस इंदौर का नेतृत्व करने वाली मातृशक्ति मातुश्री अहिल्या रही है, जिसने इस इंदौर शहर का नेतृत्व करा है। पर इंदौर के लोगों को ये समझ में क्यों नहीं आ रहा कि हम ऐसे लोगों को क्यों प्रमोट कर रहे हैं, क्यों उनको देखते हैं? उसका एक सीधा सीधा जो मैं देखता हूँ, एक बोलेंगे ना कि एक फ्री दुनिया है, फ्री इंटरनेट है, फ्री इंस्टाग्राम है। अब हम लोग आज यहाँ बैठे, पर्टिकुलर मैं अब पॉडकास्ट करने की सीट पे आया हूँ, तो 25 सालों की एक यात्रा है जिसमें हमने पहले काम किया, स्वाभाविक तौर पे जिया है कि ऑन स्क्रीन बोलना क्या है, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं अपने आप को इंदौर भी प्रमोट किया है। और इंदौर से खुद को जब जोड़ते हैं तो डबल जिम्मेदारी हो जाती है। हाँ। कि आप जो भी दिखा रहे हैं वो ठीक है, आप तो अपना स्तर गिरा रहे हैं। इंदौर का क्यों गिरा रहे हैं? लेकिन आप शहर का भी स्तर गिरा रहे हैं। आज डिजिटल वर्ल्ड की मैं पर्टिकुलर बात करूं, या डिजिटल वर्ल्ड को मैं जितना देखता हूं, ऑब्जर्व करता हूं, समझता हूं या फीडबैक्स लेता हूं, बहुत सारी एजेंसीज से भी फीडबैक आते हैं हमारे पास, और इतना डिटेल में कोई, मुझे तो नहीं लगता इंदौर में कोई काम करता है डिजिटल में। तो उनका इंदौर को लेके आज भी जो परसेप्शन है ना, वो गांव वाला ही है। अगर आप इस तरह से बना के रखेंगे, जो भी ऐसा लोग सोचते हैं, इंदौर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है और यूं कहूं कि भारत का तेजी से उभरता हुआ शहर है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि इंदौर एक दौर है। मजाक नहीं है। नरेंद्र मोदी जी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं। उन्होंने अगर कहा है कि इंदौर एक दौर है, तो इसमें बहुत सारी संभावनाओं का शहर है ये। यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन सिटी बनते जा रही है, मेट्रो आ रही है, चिकित्सा के क्षेत्र में हम बहुत उन्नत होते जा रहे हैं, उद्योग लग रहे हैं, IIM। एक ही शहर ऐसा होगा जिसमें, मतलब बड़े कम शहरों में, कि IIT और IIM दोनों एक ही शहर में। और प्रमोट क्या करते हैं हम प्रमोट करते हैं बिया, है ना। उससे क्या होता है कि उस ठरकी पने से इंदौर की छवि खराब होगी, इन्वेस्टर इंदौर से दूर होगा, नुकसान हमारा हो रहा है। इन लोगों को हमें रोकना पड़ेगा, हमें रोको टोको अभियान चलाना पड़ेगा, हमें जागरूक होना पड़ेगा। अगर हम नहीं रोकेंगे टोकेंगे तो हमारा शहर गर्त में जा रहा है, हमारी संस्कृति खराब हो रही है, हमारे लोग, हमारे यहाँ आने वाला इन्वेस्टमेंट रुक जाएगा। फिर क्या करेंगे हम? वैसे ही घंटी बजाते रहेंगे, कुछ नहीं होना, झुंझुना हाथ में लेके दौड़ते रहेंगे। अगर आज उद्योग धंधे इंदौर में आते तो इंदौर के लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। अरे इंदौर से जुड़े हुए आसपास के क्षेत्र, नीमाड़ क्षेत्र है, मालवा क्षेत्र है, यहाँ के बच्चों को रोजगार मिलेगा, हमारे बच्चे का पेट भरेगा, भूखे नहीं मर पाएंगे। हम उसको आज अपने लिए
लिए रोक क्यों नहीं, हम रोको टोको अभियान क्यों नहीं चला रहे? जिस तरह रोको टोको अभियान सार्वजनिक जीवन में चलता है, वैसे ही रोको टोको अभियान हमें डिजिटल मीडिया पे भी चलाना चाहिए। तुरंत ब्लॉक करने का ऑप्शन होना चाहिए। अगर कोई इंदौर को घटिया कमेंट कर रहा है, इंदौर के बारे में गंदा, मतलब तुरंत ब्लॉक किया जाए। और अगर उस इंदौरियों को अपनी ताकत बतानी पड़ेगी। इंदौर को अगर बचाना है तो इंदौरियों को जागना होगा। अगर आपको कहीं गंदा कंटेंट दिखता है, अश्लील कंटेंट दिखता है, भद्दा कंटेंट दिखता है, भोंदू कंटेंट दिखता है, या इंदौर के बारे में कुछ गलत बोला जा रहा है, तो उससे आपको ब्लॉक करना होगा। अगर आपने ब्लॉक नहीं करा तो उसे बढ़ावा मिलेगा और वो इंदौर को खराब करेगा, आपके बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। हो उल्टा रहा है, उस पे तो मिलियन व्यूज आ रहे हैं, उसे वही तो, कमेंट्स आ रहे हैं, मिलियन लाइक्स व्यूज आ को रहे हैं, ब्लॉक शेयर्स करना आ रहे हैं, होगा। फॉरवर्ड्स आ रहे हैं। यही इंदौरियों को समझना होगा कि आपके बच्चे भूखे मरेंगे, इसके लिए और मैं जिम्मेदार इसलिए यही नहीं बोल रहा होगी। हूँ, और ये चीज़ मैं इसलिए नहीं कतई नहीं बोल रहा हूँ कि हमारे जो कंटेंट है उस पर व्यूज़ कम आते हैं, नहीं चाहिए, या हमारे फॉलोअर्स कम है। तो मैं तो ये मानता हूँ जो हमारे 65,000 इंस्टा या भैया जो भी एक चीज याद रखना जीवन वो में कि कई गुना बड़े हैं उन जंगल में फॉलोअर्स से। ये फॉलोअर्स कम होते हैं। मैं तो ये साहित्य में भी अभी मैंने संपादकीय में यही लिखा कि लोगों को चिंता घटती हुई गुणवत्ता की नहीं, घटती हुई रीच की हो गई है। पर मेरा सिद्धांत कुछ अलग है। जंगल में शेरों की संख्या कम होती है, जितने हैं वो अच्छे हैं हमारे पास। कम से कम ऐसे घटिया लोग नहीं है जो, अरे हम एक करवा देंगे, जैसे एक पहन के 56 दुकान पे एक महिला घूम जाती है, उसके व्यूज में मिलियन में चले गए। और अच्छा, उससे हमारी संस्कृति कहाँ बच गई? होता क्या है, जब ऐसी कोई घटनाएं होती हैं तो हमारा ऐसा मानना है, जैसे आप इंदौर टॉक को बहुत समय से जान रहे हैं, तो जब भी ऐसे कोई वीडियो वायरल होते हैं हम वो वीडियो कभी डालना ही नहीं चाहिए। ये सही तरीका है इंदौर टॉक का। होता क्या है, उस चीज को प्रमोट करना भी कहीं ना कहीं आप उस चीज, उस कल्चर को, या वो जो घटना हुई है, कल कोई और बच्ची आएगी पहन के घूमेगी, कल वो को भी उतार देगी कि उसे तो व्यूज। आजकल की जो रील जीवी जनरेशन आ चुकी है ना, रील जीवी पीढ़ी है, वो नग्नता को ही सब कुछ मान चुकी है। अरे शर्म और हया आंखों में होती थी साहब। ये वो भारत देश है जहां पर ना आंखों की शर्म को माना जाता था। और आप आज क्या कर रहे हो? धीरे 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 रील बनाने में, व्यूज लाने के चक्कर में पहले कमर से ऊपर तक आने लगी आपके कपड़े, फिर कमर के यहाँ पूरे ही ऊपर आ गए, घूमने लग गए हो यार। ये कौन सा तरीका है? हिंदुस्तान ये तो नहीं था। अपने वैभव को संभालिए, अपनी बच्चियों, अपनी इज्जत को संभालिए। ये लाज है, ये इज्जत है। ये किसी के घर जाओगी तो उसकी भी आबरू बनोगी आप। और ये रील जीवी लोग, हमें ब्लॉक करने की आदत नहीं है ना। हम जो देख के चटकारे लेने वाले लोग बनते जा रहे हैं, हमें भी अपने अंदर परिवर्तन लाना। जिस घटना का मैंने आपसे जिक्र करा था, यकीन जानिएगा मेरा LIG पर जाने का, चाय पीने का मन खत्म हो चुका था। नहीं, वो घटना तो आपने भी मुझे जब से बताई है कि मैं भी एकदम शॉक्ड हूँ कि इंदौर में, चूँकि ठीक है हम लोग ज़्यादातर ऑफिस में रहते हैं तो ऐसी घटनाओं को नहीं देख पाते हैं, लेकिन आपने वो जब से घटना बताई है, क्योंकि ये शहर माँ अहिल्या का शहर है। LIG मेरा एक मित्र है जिसके साथ मुझे शाम को बैठ के चाय पीने की आदत है। वो इसलिए भी क्योंकि हम 1 घंटा अपने मित्रों के साथ रहते ताकि पूरे दिन भर की थकान निकल जाए। हम रोज़ LIG पे जाकर चाय पीते थे। हमने एक नई जगह ढूंढी थी, वो जगह LIG के पास में ही है। वहाँ पर ऐसी छोटी सी पाल बनी है, वहाँ पे कुछ 4 बच्चियाँ थी, 4 लड़के थे और एक लड़का ऐसे बैठा हुआ, ऐसे जैसे मैं बैठा हूँ, बीच में लड़की आके खड़ी हो गई और वो जो अश्लील हरकतें कर रही थी, मतलब वो किसिंग और इन सब के बियॉन्ड था। देखने की भी, मतलब जो बंद कमरों की घटनाएं होती ना, पति पत्नी के बीच में बंद कमरों में होनी चाहिए, वो सड़कों पर हो रही थी। और मन ऐसा कर रहा था कि अभी जैसे ही हम लोग गए, वो लड़की केसेस करी और निकल गए। फिर वो डर इस बात का लगता है कि वो लड़की ने दिया, आप पर आरोप लगा दिया कि अभद्र तरीके से मुझे छुआ, तो कानून तो उसके पक्ष में हो जाएगा। आप उस जगह पे कुछ बोल नहीं पाए क्योंकि आपको वो डर भी लगा। पर होना ये था कि उसे हमने तुरंत, मैं पुलिस तक गया जब तक वो चले गए थे। मैंने पुलिस को ढूंढने का भी प्रयास किया था कि पुलिस अगर वहाँ आसपास है तो उन्हें बुला। इतनी अश्लील घटना, इतनी अश्लील चीज़ें वो कर रहे थे कि मैं बता भी नहीं सकता, और ऑन ऐसी स्क्रीन एक तो घटना बता भी नहीं आपने, सकता। ऐसी एक घटना जब हम लाइव कर रहे थे तो कृष्णपुरा छतरी पे कृष्णपुरा छतरी पे भी हुई। अरे वो तो सामने की घटना थी साहब। हम लोग का इंदौर टॉक का ही लाइव चल रहा था। इंदौर टॉक के लाइव पे हम वो बैग भूल गए थे और वापस बैग लेने गए तो देखा तो अरे बाप रे, ऐसा लगा कि यार ये कृष्णपुरा छतरी पे तो शिव मंदिर बना और ये तो स्थल बना दिया इन्होंने। अरे नहीं है वो। आपको समझना होगा इस बात को कि जो चीज़ें इंदौर की पहचान है, और इंदौरी इस पे रोकते क्यों नहीं है, हम क्यों नहीं है, डांटते क्यों नहीं है। मतलब मैं जो समझ पा रहा हूँ ना, एक्चुअली अभी हो क्या रहा है कि जैसे शहर बढ़ रहा है, लोग बढ़ रहे हैं, और इंदौरी तो उतने ही हैं, और वो भी अपनी दैनिक दिनचर्या में व्यस्त हैं। तो जैसे आपने एक मातृभाषा उन्नयन संस्थान करके आंदोलन खड़ा किया है, मुझे कई बार लगता है, क्योंकि इंदौर के लिए मेरे मन में, मतलब मेरा तो अब कोविड के बाद इंदौर को ही समर्पित कर दिया सब कुछ कि जो है इंदौर है। क्योंकि ये शहर को अब देने का समय, ले तो सब लोग लेते हैं इससे, लेकिन देना कोई चाह नहीं रहा है। और चलो हम ये भी मानते हैं कि वो अपने काम में व्यस्त हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो अब मुझे जो लगता है कि अब वो समय आ गया है कि
आप हिंदी के योद्धा हैं, लेकिन अब इंदौरी के लिए इस इंदौरी के लिए जिसको इस शहर से प्यार है, उसको भी एक फ्रंट बनाना पड़ेगा, एक संगठन बनाना पड़ेगा, जिसमें कुछ जो ऐसी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि हमारा बड़ा क्लियर है, हम इंदौर छोड़ के कहीं जाने नहीं वाले हैं, हमें तो यहीं रहना है, यहीं पैदा हुए और यहीं ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अब जो घटनाएं बढ़ रही हैं कहीं ना कहीं शहर को तो ख़राब कर रही हैं, वातावरण को भी ख़राब कर रही है। आज हमारे बच्चे वो भी इसी शहर में रहने वाले हैं। बराबर है। आपने जो चीज़ देखी, आपको हफ्ते भर से आप क्योंकि बता रहे हैं बार बार, विचलित हूँ, मैं परेशान हो गया हूँ, क्योंकि हम देखेंगे तो ये हमारे शहर की संस्कृति बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या वक्त आ गया है कि कुछ ऐसे संगठन हमें बनाना चाहिए? स्वाभाविक तौर पे वक्त मैदान में आकर, जमीन पर आकर लड़ने का आ चुका है। अगर हम नहीं लड़ेंगे तो हमारा इंदौर खो जाएगा आशीष क्योंकि भैया। चलिए, प्रशासन तो बिल्कुल एकदम सही काम कर रहा है, वो इंदौर को बनाने में लगा है, लेकिन अब पर बचाना भी हमारा काम है। खराब तो होते जा रहा है। बचाने के लिए क्या किया जाए? हमें सबसे पहला जीवन का एक उसूल, और वो इंदौर के लिए भी लागू होता है, कि विरोध करने के स्वर मुखर होने चाहिए। जहाँ गलत देखेंगे तुरंत विरोध होगा। जब हम एक संगठन के तौर पे काम करेंगे, इंदौरियत बचाएंगे, इंदौर बचाएंगे, लोग एकजुट होंगे, तो हमारे साथ कानून भी खड़ा होगा। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता साहब, आपको मिलकर लड़ना होगा। और जहाँ भी हम गलत देखें, वो चाहे डिजिटल पर देखें, चाहे ऑन ग्राउंड देखें, इंदौर के खिलाफ कुछ भी देखेंगे तुरंत विरोध होगा, उसको नहीं करने दिया जाएगा। जिस तरह हिंदुत्व के खिलाफ कोई बात होती है तो कुछ संगठन आ जाते हैं, जब हिंदुत्व या सनातन पर बात उठती है तो वो लोग खड़े हो जाते हैं। तो हमें भी इंदौर के खिलाफ अगर एक शब्द, अगर कई देशों में भी कुछ हो रहा है तो वहाँ पर भी खड़े हो जाते हैं। लेकिन मुझे वही लगता है, मतलब हाँ, हम एक मेन स्ट्रीम मीडिया में काम नहीं करते हैं, हम मेन स्ट्रीम मीडिया में काम नहीं करते हैं, तो इतना मुखर होकर हम वो चीज़ें बोलते भी नहीं और हमारे प्लेटफॉर्म पे आती भी नहीं है। लेकिन एक भीतर मन में लगता है कि हर चीज़ के लिए इंदौर में इंदौरी लोग खड़े हो रहे हैं। तो ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं, हम बांग्लादेश के लिए इंदौरी खड़ा हो सकता है, तो इंदौर के ट्रैफिक के लिए भी इंदौरी को खड़ा होना चाहिए। कहते हैं ना, तो ये भी जरूरी। परिवर्तन की शुरुआत घर से ही होती है। आज हमारा घर ही बिगड़ रहा है, हाँ, वो लेकिन उसकी तरफ ध्यान दिया ही नहीं जा रहा है इतना। मतलब हम वहां तो पहले बाद में देखेंगे, आज से पहले यही बिगड़ रहा है सब कुछ। 15 साल पहले की बात बताता हूँ, 15-20 साल पहले अगर कोई लड़की थोड़े छोटे कपड़े पहन लेती थी ना, तो लोगों की निगाहें ऐसी हो जाती, असहज हो जाते थे। इंदौर के अंदर कोई सिगरेट अगर हाथ में ले ले पान की दुकान पे, आप पान खाने गए तो वहाँ से हट जाते थे, अरे यार कहाँ की कौन आ गई, किसकी बिटिया है, पता नहीं क्या है। आजकल ये सब बहुत सामान्य हो गया। ये सुट्टा बार्स बनने लग गए। और मैं ये आपको लिख के शराब खुलेआम पी जा रही है, लिख के दे दूं, इंदौरी नहीं है वो। हाँ, जो लोग बाहर से आ रहे हैं, तो हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि आप इंदौर आ रहे हैं तो आप ना आइए, इंदौर में बिल्कुल आपका स्वागत है, लेकिन शर्तों के साथ। इंदौर खराब मत करिए। वो शर्तें हैं, इंदौर की जो हमारी संस्कृति है, इंदौर की जो हमारी विरासत है, इंदौर का जो रहन सहन है। क्योंकि कैसा है ना कि हम तो यहीं पैदा हुए हैं और यहीं रह रहे हैं और यहीं काम कर रहे हैं। आप लोगों का अभी कंफर्म नहीं है, आप पढ़ने आए, आप काम करने आए, आप मौज मस्ती करने आए, हमें बिल्कुल भी नहीं पता। लेकिन जिस भी पर्पस के लिए आए, उस पर्पस को करिए। और इंदौर की जो विरासत है, इंदौर की जो धरोहर है, इंदौर का जो व्यवहार है, इंदौर का जो आचरण है और जो इंदौरियत है, उसको बिल्कुल भी ना खराब करें। इंदौर बचना चाहिए, इंदौर सुरक्षित रहना चाहिए। शर्तें यही हैं कि सबसे पहले इंदौर हो। इंदौर अगर आपके जहन में, आपके मस्तिष्क में सबसे पहले रहेगा तो आप गलत नहीं होने दे सकते, गलत नहीं करेंगे। आजकल जो बच्चे आ रहे हैं ये रील के चक्करों में, कभी रीजनल पार्क तरफ चले जाओ तो शर्म आ जाएगी आपको, क्योंकि वो भी वहाँ पर भी किसी की बहन बेटियाँ खुलेआम होता है। आप देख सकते हैं, नंगी आंखों से देखने को मिलेगा वहाँ पे। यही LIG के हाल है, यही मेघदूत चौपाटी के हाल भी हो, और ये बढ़ता जा रहा है, और ये लगातार बढ़ रहा है। मतलब ये जैसे इंदौर विस्तार पा रहा है, बढ़ रहा है। अब तो मतलब बाईपास तरफ चले जाइए, या जिधर से मेट्रो आ रही है, लवकुश चौराहे को क्रॉस करके कभी आप जाइए VIP रोड पे, एयरपोर्ट के साइड में, तब देखिए कि उन रास्तों पे क्या हो रहा है। तो जहाँ आप देखें खराब होते हुए इंदौर को, तुरंत रोक दे। रोकने की आदत, टोकने की आदत यदि आपके भीतर आ गई तो आप सच्चे इंदौरी होने का फर्ज अदा कर पाएंगे। क्योंकि आदत लानी पड़ेगी, अगर रोकेंगे टोकेंगे नहीं तो चीज़ें बढ़ेंगी, और बढ़ेंगी तो क्या होगा, नहीं फिर जैसा मैंने कहा, हमें तो यहीं रहना है। कल इंदौर खराब हो जाएगा, आप और हम सिर्फ सोचते रह जाएंगे, केवल पॉडकास्ट हो पाएंगे, बाद में कुछ बचाने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। मतलब आज स्वच्छता के नाम पे जो इंदौर को इतनी ग्लोबल पहचान मिली है, वो इन चीज़ों की वजह से खराब भी होगी। जिस तरह हमने गंदगी, जो शहर की गंदगी को साफ किया, सांस्कृतिक गंदगी को, डिजिटल गंदगी, सोशल मीडिया की गंदगी करना होगा, हमें डिटॉक्स करना होगा उन्हें, हमें उसके लिए भी एक स्वच्छता मिशन चलाना होगा। इंदौरियों से बनेगा,
बाहर के लोग या कोई भी आकर इंदौर का नहीं, इंदौर जो दौर बन रहा है ना वो भी इंदौरियों से बन रहा है। अधिकारी आते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं, कोई ठहरता नहीं है यहाँ पर। रहते तो वही लोग हैं जो इंदौर के अपने हैं। नेताओं को भी ये समझना पड़ेगा कि गलत लोगों को साथ देना बंद करें, गलत लोगों का पक्ष रखना बंद करें, पुलिस पर अनैतिक दबाव बनाना बंद करें। ये राजनीतिक लोगों को भी समझना पड़ेगा, ये अधिकारियों को, अफसरों को भी समझना पड़ेगा, तब तो इंदौर बचेगा। ये तो रही अर्पण भैया इंदौर की बात, इंदौरियत की बात, हिंदी की बात। लेकिन अभी भी पिछले 6 महीनों से इंदौर में जो जो चीज़ें बदल रही हैं वो दिख रही हैं, साफ तौर पे दिख रही हैं। चाहे कल्चरल बदल रही हों, चाहे हमारे डेवलपमेंट में बहुत सारी चीज़ें चेंजेस आ रही। तो ये अच्छा है, बिल्कुल शहर का विकास हो रहा है, डेवलपमेंट होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ मुझे जो लगता है कि हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ती जा रही हैं। आप चूँकि पेशे से पत्रकार हैं, आप दिन भर में ऐसी कई चीज़ें देखते होंगे, कई आपके भी विचार होते होंगे कि अगर ये हो रहा है तो क्या सही हो रहा है, और अगर ये नहीं हो रहा है तो ये क्यों नहीं हो रहा है। तो कुछ ऐसे ज्वलन चीज़ें या ऐसे ज्वलन मुद्दे जिस पे तुरंत हर उस इंदौरी को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। ट्रैफिक की अभी आप बात कर रहे थे, तो ट्रैफिक सबसे पहली आवश्यकता मुद्दा है, लेकिन साथ ही कई और मुद्दे हो गए हैं जो आपको बेहतर मुझसे ज़्यादा पता होंगे, चूंकि आप दिन भर फील्ड पे रहते हैं। जैसे सबसे पहले इंदौर ने एक आदत डाली कि हम अपना कचरा, अपने घर का कचरा रोड पर, सड़क पर नहीं फेंकेंगे, उसे कूड़ा घर में, कूड़े के डब्बे में ही डालेंगे, जिसे डस्टबिन कहा जाता था। पहली आदत तो इंदौर ने ये अपनाई, और ये अब स्वच्छता, हम किसी किताब के लिए नहीं काम कर रहे हैं, अब इंदौर की आदत हो गई है स्वच्छता। वैसे ही सिर्फ एक संकल्प हम ले लें कि हम सिग्नल नहीं तोड़ेंगे। अगर हम इंदौर से प्यार करते हैं तो कोई भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं तोड़ेंगे, चाहे कितनी भी इमरजेंसी क्यों ना आ जाए। दूसरा, हम बेतरतीब गाड़ी कहीं भी पार्क नहीं करेंगे। जैसे हम खुले में शौच नहीं करते, खुले में लघुशंका नहीं करते, हम मूत्रालय ढूंढते हैं ना, शौचालय ढूंढते हैं ना, वैसे ही हम खुले में कहीं भी गाड़ी पार्क नहीं करेंगे बिना पार्किंग के। अगर सर्व सुविधायुक्त पार्किंग है तो पहले वहाँ जाएंगे। ये आदतें खुद के अंदर बदलाव लाने की। वैसे ही हम सार्वजनिक स्थलों पर ये जो प्रेम प्रदर्शन के नाम पे जो भोंडापन, नग्नता, अश्लीलता हो रही है, अगर कहीं देखेंगे तो तुरंत टोकेंगे, एक सेकंड भी नहीं रोकेंगे। और जो इंदौर के बारे में गाली दे रहा है, डिजिटल पे हो, चाहे मीडिया में हो, चाहे कहीं भी हो, उसे हम स्वीकार नहीं करेंगे, तुरंत टोकेंगे। ये इंदौरी के अंदर, प्रत्येक इंदौरी के अंदर ये भावनाएं आनी चाहिए, ये होना चाहिए। कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें, हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो अपनी भाषाओं से भी प्यार करें, अपने शहर से भी प्यार करेंगे। ये शहर अपना है बॉस, ये शहर किसी और का नहीं है। ये तो हमें विरासत माँ अहिल्या के कारण मिल गया। ये हमारे पुरखे, हमारा समृद्ध इतिहास है, और आज भी हमारी गुल्लक भरी हुई है। इसी इंदौर शहर ने राजेंद्र माथुर जैसे पत्रकार दिए, इसी इंदौर शहर ने होमी दाजी दिए, इसी इंदौर शहर ने कैप्टन मुश्ताक अली दिए, इसी इंदौर शहर ने राहत इंदौरी दिए, इसी इंदौर शहर ने लता मंगेशकर को जन्म दिया, इसी इंदौर शहर ने मकबूल फिदा हुसैन दिए, इसी इंदौर शहर ने राहुल द्रविड़ दिया, इसी इंदौर शहर ने किशोर कुमार को बनाया, खंडवा से इंदौर आके क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़े, इसी इंदौर शहर ने प्रभाष जोशी दिए, इसी इंदौर शहर ने वेद प्रताप वैदिक दिए हैं। और बड़ी बात यह है कि आज के जो सोशल मीडिया वर्ल्ड में इसी इंदौर ने जाकिर खान दी। जाकिर खान, आज आप उनका कॉमेडी देखिए, आप कहीं अश्लीलता नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, कंटेंट देखिए कितना क्लीन कंटेंट है। और अब तो उन्होंने पूरा उसको चेंज कर दिया है, बराबर है। अब वो बेसिकली जो लाइफ लेसन्स पे बात करते हैं। और तो क्या ऐसा कंटेंट नहीं बनाया जा सकता? बात करें तो संजय जगदाले भी इसी शहर के हैं, पद्मश्री सुशील दोषी इसी शहर के हैं। हमें अपने रोल मॉडल बदलने होंगे साहब, हमें अपने इंदौरियों को भी रोल मॉडल, आदर्श बनाइए अपने। कैसे बदलेगा, मतलब आज का युवा कैसे बदलेगा? सोच बदलने की जरूरत है। हम जहाँ एक कम कपड़े में या बिना कपड़े में घूमती हुई एक अभिनेत्री को अपना रोल मॉडल बना लेते हैं, उसी के सामने अगर ऐश्वर्या राय आ जाए आज के दौर में, या पुराने ज़माने में जाए, तो रेखा उससे ज़्यादा खूबसूरत रही है। हमें बस अपने दृष्टिकोण को बदलने की ज़रूरत है। इंदौर से यदि प्यार करते हैं तो इंदौरियों को सामने देखें, इंदौरियों को सामने रखें। ये हमारे आदर्श इंदौरी कैसे हुआ? अरे रोल मॉडल बनाना है तो देवी अहिल्याबाई को बनाओ, न्याय संगत अगर
किसी को व्यवस्था देखनी है, तो इनसे बड़ा रोल मॉडल कौन हो सकता है? अगर हम धर्म में जाएंगे, अध्यात्म में जाएंगे, तो कृष्ण से बड़ा रोल मॉडल पूरे विश्व में कोई नहीं हो सकता। 64 कलाओं के ज्ञाता। अरे किस रूप में कृष्ण आपको चाहिए? मुझे मित्र के रूप में कृष्ण अच्छे लगते हैं कि सुदामा के साथ मित्रता निभाई। राजा के रूप में देखो तो कृष्ण अच्छे लगते हैं कि उन्होंने क्या राजकाज किया। प्रेमी के रूप में कृष्ण को देखेंगे तो राधा के साथ का जो प्रेम है वो अद्भुत है। पति के रूप में देखेंगे तो रुक्मणी के साथ का जो प्रेम उन्होंने दर्शाया पत्नी के रूप में, वो अद्भुत है। कृष्ण किस रूप में अच्छे नहीं लगते? अरे रणछोड़ भी बने, द्वारिका नाथ भी बने और रणछोड़ भी बने, वो कृष्ण रोल मॉडल हो सकते हैं आपके। ये देवी अहिल्याबाई की बात करें तो जिस देवी अहिल्याबाई ने न्याय के लिए अपने बच्चे के ऊपर गाड़ी चलवाने का आदेश दे दिया, अपने स्वयं की खून पर, अपने रक्त पर, अपने रक्त बीज पर, अपने बेटे के ऊपर, क्योंकि बेटे ने अपराध किया था, ये न्यायप्रियता थी। और अगर बुनकरों को बसाने की बात करें तो महेश्वर के इर्द गिर्द के जो चोर हुआ करते थे, उस जमाने के डकैत हुआ करते थे, उनको इकट्ठा करा, बोले नहीं चोरी वोरी मत करो, मैं यहाँ बुनकर बनो, ये काम सीखो। और आज महेश्वर की मतलब साड़ियाँ पूरे विश्व प्रसिद्ध हैं। ये अहिल्याबाई ने हमें शिक्षाएं दी। और कहीं कोई नाम, इतने मंदिर मठ बनाए, इतनी धर्मशालाएं बनाई, अपना नाम तक छुपा देती थी वो देवी। तो हमें आदर्श बदलना होंगे, लोगों को समझना होगा कि हम किन लोगों को आदर्श बना रहे हैं। अगर आपके आदर्श अच्छे होंगे तो आपके मूल्य अच्छे होंगे, आपके मूल्य अच्छे होंगे तो आपका जीवन अच्छा होगा। कमज़ोर जीवन की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो कमज़ोर लोगों को आदर्श बनाइए, अच्छे जीवन की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो अच्छे लोगों को आदर्श बनाइए। आप हिंदी के योद्धा हैं और हम इंदौर के योद्धा हैं। हाँ, मतलब गर्व होता है बोलने में, क्योंकि हम इंदौर टॉक हमारे लिए इंदौरी योद्धा हैं आप। मतलब इंदौर टॉक हमारे लिए कोई एक प्रोडक्ट या पैसे कमाने का बिल्कुल भी जरिया नहीं है, और बोलेंगे ना प्रसिद्ध होने का भी बिल्कुल भी जरिया नहीं है। ये सिद्ध होना आसान नहीं है, प्रसिद्ध होना आसान है। ये हमारी भावनाएं इंदौर के लिए, और हमें गर्व है कि हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से चलाते हैं। अगर हिंदी को आप प्रचारित कर ही रहे हैं, हम इंदौर को कर रहे हैं, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि शहर बढ़ रहा है, और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि एक वृहद स्तर पे अब हमारी गतिविधियां भी बढ़नी चाहिए स्वाभाविक तौर पे। तो क्या वो चीज़ें हैं जो हम इंदौर के लिए और हिंदी के लिए संयुक्त रूप से अब कर सकते हैं और लोगों को भी जोड़ सकते हैं? इसलिए ये एक पब्लिक फोरम पे हम बात कर रहे हैं ताकि लोग भी जुड़े हमसे। इंदौर टॉक के साथ हम मिलकर, आप डिजिटल दुनिया के इंदौर के बादशाह हैं, आग्रह रहेगा कि इंदौर की 32 लाख लोगों की जनता तक आप कैसे हिंदी में काम करना है, हिंदी के रोजगार, हिंदी जानने सुनने समझने वालों को कहाँ काम मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, इन सब अवसरों को भी उपलब्ध कराएं, लोगों तक पहुँचाइए जानकारियाँ। क्योंकि जानकारियों के अभाव में ही भाषा से नफरत पैदा हुई थी। तो हम जानकारियाँ देने लग जाएंगे, काम देने लग जाएंगे, तो भाषा से नफरत खत्म नहीं। इसलिए आप देखेंगे इंदौर टॉक का मैक्सिमम कंटेंट, मतलब बोलूँगा 75% कंटेंट हिंदी में ही होता है। तो हिंदी को ऐसे ही प्रचारित किया जा सकता है। आग्रह करें विद्यालयों, क्योंकि आपके माध्यम से कई विद्यालयों के प्राचार्य, महाविद्यालयों के प्राचार्य, महाविद्यालयों का मैनेजमेंट स्टाफ वगैरह सब जुड़ा हुआ है, तो उनसे आग्रह करें कि हिंदी को है कि भाषा अपने बच्चों में मत डालिए, अपने विद्यार्थियों को सिखाइए कि हिंदी कितनी उच्च स्तरीय भाषा है, कितनी सरल है, उसे सीखने दीजिए। बच्चे को अन्य भाषाओं में भी दक्ष बनाएं, अंग्रेजी भी सिखाएं, फ्रेंच भी सिखाएं, है ना, जर्मन भी सिखाएं। कोई बुराई नहीं है भाषाओं को सीखने में, पर वो अंग्रेजी संस्कृति जो घर लेके आ रहा है वहाँ रोकने की आदत डालिए। इंदौर टॉक के साथ ये अभियान चल सकता है। दूसरा, अगर हम इंदौर के प्रति बहुत जज्बा रख रहे हैं तो हमें इंदौर में एक बड़े स्तर पर ना रोको टोको अभियान शुरू करना होगा। इंदौरियत कहीं खतरे में अगर जाएगी तो इंदौरी बोलेगा, क्योंकि उसकी ज़रूरत अब महसूस होती है। इंदौरी नहीं बोलेगा तो इंदौरियत खत्म हो जाएगी, इंदौर खत्म हो जाएगा। तो इंदौरियत बचाना है, इंदौर बचाना है तो इंदौरी को बोलना पड़ेगा। अभियान चलाइए, इंदौरी बोलेगा। अब बोल रहा इंदौर, अब इंदौर टोकेगा, नहीं सहन करेगा ये सब चीज़ें। अगर आपको गंदगी दिख रही है कहीं पे तो क्यों रुकेंगे, तुरंत रोकेंगे कि ये नहीं चलेगा, यहाँ से चले जाओ, अपने घर में जाओ, नहीं तो तुम्हारे माता पिता को बुलाओ, उनसे बात करते, तुम्हारा संबंध करवाते, शादी हो जाए, फिर तुमको जो करना। और वहीं मैं अगर बात करूं कि जिन माता पिताओं ने अपने बच्चों को यहाँ कुछ अच्छी चीज़ें करने के लिए भेजा है, पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, उन माता पिता अगर उन तक किसी एक तक भी ये पॉडकास्ट की क्लिप पहुंच जाए तो उनके लिए क्या संदेश होगा? थोड़े दिनों पहले की एक बात बताता हूँ। एक नीमाड़ के गाँव के किसान ने, किसान ही कहूँगा उनको, अपनी बिटिया को इंदौर में पढ़ने के लिए भेजा था। वहीं उसी नीमाड़ के पश्चिम क्षेत्र के एक व्यापारी ने अपने बेटे को इंदौर में पढ़ने को भेजा था। कहीं सोशल मीडिया की दोस्ती कितनी घातक होती है। इंदौर के भंवरकुआ क्षेत्र में वो दोनों ही चरस ड्रग के दोस्त बन गए, नशे लेने लग गए, नशेड़ी हो गए। आम होता जा रहा है। वो फोटो कहीं वायरल हुआ, किसी माध्यम से वायरल हुआ, उस पिता ने आत्महत्या कर ली।
वो नहीं देख सकता था कि अपनी बिटिया को इस तरह नशेड़ी बनते हुए। उसने खून पसीना अपना सब कुछ उस भगवान के भरोसे रखता है। किसान क्या होता है साहब, किसान आप 1,000 रुपये या 2,000, 1,000 रुपये ही ज़्यादा भी मत करिए, 1,000 रुपये रात को आप मतलब अपने घर के बाहर रख के सो जाइए, आपको नींद नहीं आएगी। जब 10,000 की बात आ जाएगी तो आप एक पल भी नहीं सो पाएंगे, 25 बार देखने जाएंगे कि कोई उठा तो नहीं ले गया। अरे वो 10,000 रुपये रखे थे मैंने। वो किसान लाखों रुपए की फसलें उस ईश्वर के भरोसे छोड़ देता है और सोता है घर में जाके। उसको ईश्वर पे इतना भरोसा है और वो मेहनत करता है, सुबह 4 बजे उठ के पानी डालने जाता है, और जब फसल का दाम आता है उसके बाद वो अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए इंदौर शहर में भेजता है। और वो बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, पप्पा यार तुमने पैसा नहीं भेजिया यार। अब पप्पा ने पैसे भेज दिए तो बेटा यहाँ क्या कर रहा है, एमडी ले रहा है, गोगा ले रहा है, ड्रग्स ले रहा है, शराब पी रहा है। हाँ मतलब क्यों, मतलब अब हमारे समय कहाँ में गई ये ड्रग्स तो हम सुना ही नहीं था कभी इंदौर में। अब तो इंदौर उड़ता इंदौर बनती जा रही है भाई साहब। उड़ता पंजाब कभी सुना करते थे, अब तो उड़ता इंदौर बनता जा रहा है। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में ड्रग्स बिक रहा है, खुलेआम बिक रहा है। प्रशासन इस मामले में बहुत मुस्तैद है, जहाँ जहाँ उनको मिलता है, कहीं कोई रमूज मिल जाती, कहीं कुछ मतलब इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो कार्रवाई करता है। पर सामान्य तौर पे किसी समय में भागीरथपुरे में रात को जाने में डर लगता था, इसलिए डर लगता था कि यार भागीरथपुरे में ड्रग्स मिलता है, मतलब वो माल मिलता है। माल, इंदौर में एक शब्द चलता था, गांजे को माल बोला जाता है। माल मिलता है, बोले माल पिए हुए लोग मिलेंगे यार, नहीं जाना उधर। और आजकल किस शहर में, किस जगह पे जाना पसंद करोगे, साकेत में बिक जाएगा। बड़े बड़े ड्रग्स पेडलर पूरे शहर में घूम रहे हैं, शहर की हर गली मोहल्लों में घूम रहे हैं। वहाँ तक भी हमें इंदौरियों को पहुँचना पड़ेगा। इसके लिए ना कोई प्रशासन जिम्मेदार नहीं है, हमें एक्टिव होना पड़ेगा, एग्रेसिव हमें होना पड़ेगा। हमें उन माँ बाप को भी समझाना पड़ेगा कि अपने बच्चों के करतूतों तो देखें। एक बार आप हर महीने ना अपने बच्चों से मिलने आए और ऐसी मीटिंग करें, ऐसे मिलने आए कि उन्हें बताए भी ना। अचानक से औचक निरीक्षण के लिए जैसे अधिकारी, उच्च अधिकारी पहुंच जाते हैं ना विद्यालयों में, उसी तरह औचक निरीक्षण करने आए अपने बच्चों का। तब अपने बच्चों की स्थितियाँ आएगी और उनको फिर इस शहर में नहीं रहने दें, उसे लेके अपने गाँव जाएँ। तब उसे समझ में आएगा कि वो क्या करने वाले हैं और कैसे माँ बाप पैसे कमाते हैं, ये बच्चों को सिखाएं। हाँ, क्योंकि अब हो रहा है ये धीरे धीरे। एक तो कमाने की प्रवृत्ति कम हो रही है, खर्च करने की ज़्यादा बढ़ रही है। आज हम सब कुछ है, आपके पास सब कुछ है, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हम भी आज भी उतने खर्चीले नहीं है ना। लेकिन हमें हम मालूम है देखते एक हैं पैसे कि की कीमत क्या है। जो लोग नए आ रहे हैं इंदौर में, कुछ करने आए, कुछ बनने आए, वो अभी से खर्चीले होते जा रहे हैं। वो बनने कुछ नहीं, बनते कुछ नहीं है, बनते केवल ड्रग्स एडिक्टेड हो जाते हैं। मतलब वो न जाने क्या बन जाते हैं। जो बनने आते हैं वो तो बनते ही नहीं है यहाँ पे, पता नहीं क्या। मतलब कुछ क्षेत्रों के तो मैं नाम ले सकता हूँ, जैसे जहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तिलक नगर हो गया, भंवरकुआ हो गया, अन्नपूर्णा क्षेत्र हो गया, अब तो विजयनगर भी हब होते जा रहा है। स्टूडेंट्स आते तो हैं पढ़ाई के लिए, आईआईटी की तैयारी करने के लिए, पर वो जब यहाँ से लौटते हैं ना तो खाली हाथ ज़्यादातर लौट जाते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे दूसरी गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। और जो पॉकेट मनी का हिसाब नहीं, मेरे पिताजी ने अगर हिसाब नहीं मांगा होता तो मैं भी आवारागर्दी कर रहा होता, क्योंकि मैं भी एक रईस बाप की बिगड़ी हुई औलाद हो जाता। अगर मेरे पिताजी मुझसे ये नहीं पूछते कि तुम्हें 5,000 रुपये दिए तो खर्च कहाँ हुए ये बता दो। अगर मेरे पिताजी ने वो हिसाब की आदत नहीं डाली होती, जब मैं अकेला आया था इस शहर के अंदर, तो मैं बताता ही क्यों, मैं भी सयाजी में बैठा होता, मॉकटेल ले रहा होता, उसके साथ न जाने क्या क्या ले रहा होता। पर मेरे पिताजी ने हिसाब पूछा कि ये 100 रुपये कहाँ खर्च करें। उनको बोले मुझे 100 रुपये देने से कोई आपत्ति नहीं, तुम 200 ले जाओ मुझसे, पर बता जरूर दो कि कहाँ खर्च करें। तो बताना तो सही है, कितनी बार झूठ बोलोगे। और यार बाप बाप होता है, बाप का जूता बेटे के पैर में आ जाए तो इसका ये मतलब नहीं होता कि वो बाप बन गया है। बाप बाप होता है, उन्हें मालूम पड़ जाता है कि अच्छा ये केक लाए हैं तो चॉकलेट लाए हैं, अब इसकी ज़रूरत क्या है, किताबें कितनी लाओगे आप, बार बार हर महीने तो किताबें ला नहीं सकते। तो जब हिसाब मांगने की आदत पिता में होती है ना तो बच्चे बिगड़ते नहीं। बच्चों को मालूम होता है कि बाप से झूठ नहीं बोल पाएंगे, बंद कर देंगे पॉकेट मनी। मेरे पिताजी ने पॉकेट मनी बंद कर दी, तो फिर क्या करूँगा, मैं खुद कमाने लगूंगा ना, तब मुझे समझ में आएगा कि इस पैसे को कैसे खर्च करना है। फिर मैं लड़कीबाजी में नहीं लगूंगा, ड्रग्स में नहीं लगूंगा, कमाने में लगूंगा, पैसे कमाऊंगा, खुद खर्च कर पाऊंगा। तो नहीं, बिल्कुल सेलिब्रेट करना चाहिए लाइफ को, हम लोग भी करते हैं, लेकिन कुछ क्रिएट करने के बाद, कुछ बनने के बाद। आप इस पॉडकास्ट को आज के हम वाइंड अप करेंगे, लेकिन उसके पहले एक बड़ी प्रॉब्लम से हम गुजर रहे हैं, आप भी देखते होंगे, और वो थोड़ा सा प्रोफेशनल प्रॉब्लम है। क्योंकि आप पत्रकार भी हैं, आप डॉक्टरेट की उपाधि से भी नवाजे जा चुके हैं, तो आज की तारीख में हम एक देख रहे हैं ना कि टैलेंट नहीं मिल पाता अब हमें हमारी पर्टिकुलर फील्ड में, वो जुझारू लोग नहीं मिल पा रहे हैं जिनमें सीखने की ललक हो। क्योंकि कंटेंट कैसा है ना, ये फार्मूलाज या बोलेंगे ना एक फिक्स फॉर्मेट पे नहीं चलता, ये सब कुछ दिमाग से होता है। जिसका इंटरेस्ट है वही चीज़ें सोच पाएगा, वही चीज़ें लिख पाएगा, वही चीज़ें ऑन स्क्रीन ला पाएगा। लेकिन एक आज
बड़े संस्थान हो गए इंदौर में, 10-12 संस्थान हो गए जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के, लेकिन बावजूद इसके आज भी हमें बच्चे नहीं मिल पा रहे। तो आप कैसे देखते हैं इस पूरी चीज़ को, क्या वो गैप आ गई है? प्रेम के संदर्भ में एक बात हमने बहुत वर्षों से, बचपन से ही पढ़ी है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयानक होए। सिर्फ इसी पंक्ति पे बात करता हूँ। हमारे शहर में अकेडमियाँ तो हैं, संस्थान तो हैं, अकादमियाँ बहुत हैं, किताबें पढ़ा रही है। क्या चीज़? किताबें पढ़ा रही है केवल। हाँ, किताबें पढ़ा रही है है ना, ग्राउंड पर कुछ नहीं सिखा रही। हम मशीन बनाना चाहते हैं, पर हम उन लोगों को दक्ष नहीं बना रहे हैं। किताबों से हाँ, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिल रहा है सर। और प्रैक्टिकल नॉलेज की कमी के कारण ही अनस्किल्ड लेबर बढ़ गई है। मैं उन्हें अनस्किल्ड लेबर इसलिए कहता हूँ क्योंकि जानते कुछ नहीं है, वो किताबें पढ़ के आए हुए हैं, उन्हें काम करना ही नहीं आता। आज उन्हें ये भी नहीं पता होगा कि यार इस माइक को किस एंगल पे रखना है, उस कैमरे को किस एंगल पे रखना है, पर उन्हें कैमरे की टेक्निकल टर्म तो किताब में पढ़ ली कि इसका अपाचर क्या होगा, एसओ क्या होगा, पर उसे ये नहीं मालूम है इसे सेट कैसे करना है। तो जब तक ये प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं सीखी जाएगी, बच्चों के अंदर स्किल डेवलप नहीं की जाएगी, वो रोजगार नहीं पा सकते। और इसीलिए जो हमें टैलेंट की कमी मिलती है ना, आपके और हमारे जैसे लोगों को अच्छे पत्रकार नहीं मिलते, क्योंकि जो पत्रकार किताबें पढ़ के आ रहे हैं ना, उन्हें यह मालूम ही नहीं होता कि यार ये खबर निकाली कैसे जाती है, सोर्स कैसे बनाए जाते हैं। उसके लिए प्रैक्टिकल चीज़ें सीखने की आवश्यकता है। इंदौर को अभी भी ऐसे संस्थानों की बहुत आवश्यकता है जो प्रैक्टिकल सिखाएं, लेकिन हमारे ग्राउंड जीरो पे काम हमारे संस्थान में वो सब सिखाने को तैयार है, लेकिन बच्चे नहीं सीखना चाहते हैं। बच्चे इसलिए नहीं सीखना चाहते क्योंकि आप फ्री में सिखाना चाहते होंगे। देखो, नथिंग इज फ्री इन द वर्ल्ड। अगर आप यहाँ पे सांस भी ले रहे हैं और कहते हैं कि अरे हवा तो ईश्वर ने फ्री दी है, तो सर आप टैक्स पे कर रहे हैं, तभी आप यहाँ रह पा रहे हैं और इसीलिए आपको हवा भी मिल रही है। अगर अशुद्ध हो जाएगी तो आप सरकार को गाली दोगे, जैसे दिल्ली वाले गाली देते हैं कि पॉल्यूशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो टैक्स पे कर रहे हैं, तो हमें पॉल्यूटेड हवा क्यों मिल रही है, जबकि ये तो ईश्वर के हाथ में था। तो हवा भी फ्री नहीं है। तो अगर आप फ्री में देंगे तो सर वैल्यू नहीं हो पाएगी। अगर आप कुछ देना चाहते हैं, शहर के बच्चों को तैयार करना चाहते हैं, तो उनसे कुछ फीस चार्ज करिए और उस संस्थान के समकक्ष चार्ज करिए जो उनको एकेडमिक रूप से तैयार कर रहा है। क्योंकि सर आजकल एक ट्रेंड भी है कि जूता लिवाइस का भी आता है, जूता बाटा का भी आता है और जूता एक लोकल भी आता है। आदमी लिवाइस का लेता है तो स्टैंडर्ड आ जाता है ना। जैसे वही बात है कि रोलेक्स की घड़ी होगी तो वो व्यक्ति का समय बताती है और नॉर्मल घड़ी होगी तो समय केवल समय बता रही है केवल, है ना। मैं अगर रोलेक्स पहन के घूमूंगा या मैं आज जैसे टाइटन पहनता हूँ तो ये मेरा समय बता रही है कि मैं किस लेवल पे हूँ। अब मैं लोकल पहन के घूमूंगा तो या फास्टैग नहीं पहनूंगा या कुछ और पहनूंगा तो वो सिर्फ समय बताएगी घड़ी। तो आप क्वालिटी देना चाहते तो उनसे चार्ज करिए सर, अच्छा चार्ज कीजिए और अच्छी चीज़ सिखाइए। लोग तैयार कीजिए। आपकी फैक्ट्री बननी चाहिए, एक ऐसी फैक्ट्री जिसमें कंटेंट क्रिएटर तैयार हो, यहाँ पे लोग तैयार हों जो काम कर सकें। इस इंडस्ट्री को रेडी टू यूज़ की आवश्यकता है आज की तारीख में, पर मटेरियल नहीं मिल रहा। उस दिशा में हम लोग बढ़ भी रहे हैं और हुआ तो जल्दी अगले साल हम लोग इंदौर टॉप, मेरी शुभकामनाएं हमेशा साथ है, इंदौर टॉप क्रिएटर एकेडमी हम लोग शुरू करने वाले हैं। क्योंकि अब जिस स्केल पे हम इंदौर टॉप को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि अभी बात फिर वही है कि विचारों से परिवर्तन आएगा। ये जब पॉडकास्ट का पहला एपिसोड या दूसरा एपिसोड में कर रहा था, मनमोहन सर के साथ था वो एपिसोड, तो मैं भी यही सोचता था कि क्या विचारों से परिवर्तन आता है। लेकिन आप मुझे काफ़ी सालों से जानते हैं और मैं भी पर्टिकुलर इस सीट के लिए नहीं बना हूँ। लेकिन जब पढ़ा और चीज़ें समझी तो मुझे लगा कि यार, क्योंकि मेरे अंदर भी परिवर्तन विचारों से ही आएगा। विचार तो सबसे बड़े स्फोटक, वो एक सबसे बड़ी बात मुझे पता चली कि अगर इंदौर में परिवर्तन लाना है तो वो विचारों से ही आएगा, कंटेंट से आएगा, चीज़ों से आएगा। हम बनाएंगे, लोग देखेंगे तो समझ पाएंगे। क्योंकि कैसा हो गया ना, 100 में से इंदौर के 60 लोग तो इंदौर में नए हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं इंदौर के बारे में। अभ्यास निरंतर करते रहेंगे तो जो शिला है, पत्थर है, उस पर भी रस्सी का निशान पड़ जाता है। जो कुएं से बाल्टी लाटी जाती है, करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात पे सील पर पड़त निशान। ये दोहा है। आप लगातार अभ्यास कर रहे हैं, लगातार आपके अंदर विचार आ रहे हैं। जैसे एक हिंदी की बात करता हूँ, एक बच्चों को एक कविताएं सिखाई जाती है विद्यालय में कि रेन रेन गो अवे, है ना। ये भारत वो देश है जहाँ पे वर्षा को भेजने का बोला नहीं जाता, बुलाया जाता है कि पानी बाबा आ जा, ककड़ी भुट्टे लेके आ जा। हमारे गाँव में हमने सीखा क्योंकि आज पानी की आवश्यकता है। हम उस देश में पले बड़े नहीं हैं, आज ये होने लगा है सर। इस विचार की बात निकली तो ये उदाहरण आपको दे रहा हूँ कि सालों से ये हमने रेन रेन गो अवे करना चालू करा। पिछले 75 साल में तो आज रेन गो हो गई, जाने लग गई है। वर्षा का स्तर गिरने कमजोर हो गया, जल स्तर कमजोर होते जा रहा है, कमतर होते जा रहा है। कहने वाले देश थे कि यार पानी बाबा आजा, ककड़े बुट्टे लेके आजा, बुलाने वाले देश, पॉजिटिव थे। हाँ, और हम नकारात्मक होते गए तो नकारात्मक। और ब्रह्मांड में सर नेगेटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिविटी।
बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती है। यूनिवर्स का वो एक रूल है। तो हम क्यों उस नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं? आप विचारों से ही तो परिवर्तन लाएंगे। सकारात्मक विचार रखिए, निश्चित रूप से मैं जैसे बहुत आश्वस्त हूँ, मैं मिठाई नहीं खाता हूँ, आपको ज्ञात है कि नहीं? हाँ, मुझे पता है मुझे, मैंने पिछले 10 सालों में मिठाई नहीं खाई है और मैं पता नहीं कब खाऊंगा, पर ये तय है कि खाऊंगा जरूर। क्यों खाऊंगा? क्योंकि जिस दिन हिंदी राष्ट्रभाषा बनेगी उस दिन मिठाई खाऊंगा, अपनी माँ बहनों से, उनसे, उनके हाथों से मिठाई खाऊंगा। मैं चाहता हूँ, मैं सकारात्मक हूँ, इसलिए तो मैंने छोड़ दी मिठाई, जबकि सबसे मेरी प्रिय थी मिठाई। और किसी एक चीज को तो छोड़ना पड़ेगा। बस जो सबसे प्रिय था वही छोड़ दिया। त्याग दी सब, चिराग जैन कहीं लिखते हैं कि त्याग दी सब ख्वाहिशें कुछ अलग करने के लिए। राम ने बहुत कुछ खोया है श्री राम बनने के लिए। बिल्कुल। तो और अंतिम अगर इसके समापन की बात है तो मैं अमित मौलिक की उन्हीं पंक्तियों के साथ समापन करना चाहूँगा कि है हिमालय सा वृहद अंबर से ऊंचा ऋण कभी। अमित मौलिक लिखते हैं कि है हिमालय सा वृहद अंबर से ऊंचा ऋण कभी, ज्ञात है हिंदी माँ हम सब चुका न पाएंगे। आपने इतना मधुर इतना प्रचुर तो कर दिया है, आपका यशगान गा गा कर अमर हो जाएंगे। जय हिंदी। जय हिंदी। तो अर्पण भैया, मैं तो आपके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ और कई सालों से आपको देख रहा हूँ। हिंदी के लिए बिल्कुल आप प्रयास कर रहे हैं कि हमारी मातृभाषा बने और ज़्यादा से ज़्यादा हम हिंदी में काम करें। आपने कई लोगों के हस्ताक्षर बदलाए हैं, उसमें एक मैं भी हूँ। हाँ, हालांकि अभी बैंकिंग में अभी भी इंग्लिश चल रही है, लेकिन कई जगह हिंदी करने लगा हूँ और वो दूसरों को भी बोलता हूँ। तो आज के इस पॉडकास्ट का कोर यही था कि दो चीज़ें हैं जो कभी आपसे अलग नहीं होना चाहिए। एक, हमारी मातृभाषा हिंदी, लाख आप इंग्लिश पढ़ें, लाख आप अपने सर्कल में इंग्लिश को प्रमोट करें, पर उससे अल्टीमेटली होगा क्या? आप अपने देश से, आप अपने विचारों से, क्योंकि विचार हिंदी में ज़्यादा अच्छे आते हैं, दूर होते जा रहे हैं। दूसरी बात रही इंदौर को लेके, तो इंदौर वो शहर है, जैसा प्रधानमंत्री जी भी बोलते ही हैं कि इंदौर एक दौर है और माँ अहिल्या का शहर है। आज ये शहर बढ़ रहा है, आज ये शहर तरक्की कर रहा है और आज इस शहर को सबसे ज़्यादा अगर किसी की ज़रूरत है तो वो उन इंदौरियों की ज़रूरत है जो इस शहर को अपनी माँ मानते हैं। कई लोग बाहर से आ रहे हैं, इंदौर को बिगाड़ रहे हैं, तो हमें बिल्कुल संगठित होकर उस चीज़ को रोकना होगा। और एक बात उन क्रिएटर्स के लिए जो कुछ करना चाहते हैं कंटेंट इंडस्ट्री में, जो सोच रहे हैं कि यार कंटेंट मैं बना सकता हूँ लेकिन कुछ नहीं है मेरे पास, जो वो ध्येय है जिनका कि यार हमारी इस इंदौर के कंटेंट इंडस्ट्री को कुछ देना है, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि इंदौर टॉक हमेशा आप लोगों के लिए खड़ा है। आप अगर एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं, सेंसिबल कंटेंट बनाते हैं, इंदौर के लिए कंटेंट बनाते हैं या सोसाइटी के लिए कंटेंट बनाते हैं, वो किसी भी कैटेगरी का हो सकता है, हेल्थ, लाइफस्टाइल, इवेंट, सोशल अवेयरनेस, जैसा भी आप कंटेंट बनाते हैं, किसी भी जगह आपको इंदौर टॉक की हेल्प लगती है तो आप बिल्कुल इंदौर टॉक से कनेक्ट कर सकते हैं। और जल्द ही हम कुछ अच्छी चीज़ें इंदौर के कंटेंट क्रिएटर्स के लिए लेके आने वाले हैं, क्योंकि हमारा भी मोटिव इंदौर में कंटेंट इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करना है। जैसे मुंबई के लिए बोलते हैं वो बॉलीवुड इंडस्ट्री है, हमें इंदौर को इस्टेब्लिश करना है एज अ कंटेंट इंडस्ट्री, और उसके लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। उसी के लिए हम लोगों ने, आपने देखा होगा कि इंदौर टॉक ऐप लॉन्च किया है। इट इज़ अ फेज़ 1 ऑफ इंदौर टॉक ऐप, जिसमें अभी हम लोग इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर रहे हैं, कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन उसके 2-3 फेजेस और होने वाले हैं, जिसमें जो उसका फाइनल फेज़ होगा वो अल्टीमेटली हम उसको OTT बनाएंगे सिर्फ इंदौर का, क्योंकि इंदौर में बहुत कुछ है, इंदौर में बहुत कुछ बनाया जा सकता है, क्योंकि आने वाले जो लोग हैं उन सबको दिखाना है कि इंदौर है क्या।